हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, हम लोग अपने पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसमें कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, ये सब्जेक्ट नॉट चैप्टर, सब्जेक्ट वैसे देखा जाए तो आसान है। हाँ, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए टफ है, बट जो लोग फार्मेसी के प्रोफेशन में हैं, ठीक है, या शॉप पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे बैठते हैं, या किसी हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। टर्मिनोलॉजी समझना आसान है और चीजें आसान हो जाएंगी। खैर, जिनके लिए आसान है अच्छी बात है, जिनके लिए आसान नहीं है उसको हम आसान बनाते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। बाद बाकी डिटेल लेक्चर्स या क्लासेस है वो तो हमारे ऐप पे अवेलेबल रहती हैं। ओके, तो पहला हमारे पास डाउट है कि चैप्टर वाइज वेटेज की, बच्चों को एक डाउट रहता है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा। ये मैं अपने हर पीवाईक्यू में डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। अच्छा, जो लोग देखते हुए आ रहे हैं वो इस पार्ट को स्टार्टिंग का 2, 4, 5 मिनट का है, स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग समझे। चैप्टर वाइज वेटेज मतलब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है किस चैप्टर से कितना आने वाला है। तो मैं हर पीवाईक्यू में आप लोगों को एक वेटेज ला के दे रहा हूँ कि इस चैप्टर से कितना आया। टोटल 88 मार्क्स का होता है, इसमें 8 नंबर का क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन से चैप्टर, और लगभग ये हर किसी में ऑलमोस्ट सेम रहता है। पहला चैप्टर अच्छा खासा वेटेज का है, देन थर्ड चैप्टर अच्छे वेटेज का है, 8th चैप्टर से अच्छा खासा आता है। ये 3 चैप्टर अगर आप देखेंगे तो ये आपको करीब करीब 30, हम 30 मान के चलते हैं, 30 प्लस मार्क्स इन 3 चैप्टर से आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बात करें तो हमारे पास एक 12th चैप्टर है, इसका भी इंपॉर्टेंट है, वेरी करता रहता है। अदरवाइज इस वाले पेपर के हिसाब से देखें तो चैप्टर 4 और चैप्टर 9, ये 5 चैप्टर ही आपको कितना दे रहे हैं, 50 प्लस। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर कौन से 12 चैप्टर तो नहीं पढ़ पाएंगे, 4-5 चैप्टर बता दीजिए, हम उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये है वो 5 चैप्टर जिसको पढ़ के आप 50 नंबर से ज्यादा का स्कोर कर सकते हैं, अच्छा वाला। ठीक है, लेकिन हाँ, ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट मोमेंट में तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग पूरा पढ़े और इन चैप्टर्स पे जिनका वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो वेटेज हर चैप्टर में ऐसे, हर पेपर में ऐसे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। हाउ टू राइट आंसर, बच्चों को ये बड़ा रहता है सर क्या लिखना, और मैं हर बारी बता चुका हूं आप लोगों को, आंसर लिखने का सिर्फ एक ही तरीका, क्वेश्चन कैसा भी हो, जो पूछा गया है शुरुआत उसकी डेफिनेशन से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपको देना ही देना है। अब वो कह रहा है जैसे कि सपोज क्वेश्चन आ गया, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, तो आप डायरेक्ट रोल मत लिखिए, पहले फार्मासिस्ट को डिफाइन कीजिए। क्लियर? तो डेफिनेशन आपको देनी ही देनी है, पूछी गई हो अन्यथा नहीं पूछी गई हो। ये डेफिनेशन आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी अपना आंसर है, और आंसर हमेशा पॉइंट्स में। ठीक है, पॉइंट्स में कैसे, 3 मार्क्स का है तो उसमें 6 पॉइंट, 5 मार्क्स का है तो उसमें 10 पॉइंट। ये आप याद रखिए। 1 नंबर का है सवाल तो उसमें 2 पॉइंट वो, और पॉइंट में आप कहोगे सर पॉइंट में मैंने जो अपना आंसरिंग कर रखी है यहाँ पे डिट्टो वैसी ही कर रखी है, लेकिन हाँ, मैंने अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 6 की जगह मैंने 12 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। आपको 12 नहीं लिखने, आप उसमें से कोई 6 लिखिए। मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे मैं फुल दे रहा हूँ पूरा, ताकि आप 12 पढ़े तो 7-8 याद रह जाए, तो 6 लिख कर आ ही जाए। ठीक है, देन पेपर हिंदी में या इंग्लिश में, तो बेटा पेपर हिंदी में, अगर आपके स्टेट में हिंदी अलाउड है तो हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा मैं आपको उसको एक बार बताऊंगा, उसके लिए अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है अलग से, तो हिंदी में भी एक बार पेपर को लेकर आऊंगा कि कैसे आंसरिंग करनी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का कंपैरिजन करवा दूंगा एक बार आपको मैं, फिलहाल अभी नहीं, अभी इंग्लिश में लेके चल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में। लेकिन हाँ, हिंदी में बच्चा करता क्या है, ये अपनी नॉर्मल जो बोलचाल वाली भाषा होती है ना उसमें लिख देता है, तब थोड़ी सी गड़बड़ आती है। कोशिश कीजिएगा अगर साइंस की लैंग्वेज जो होती है हिंदी वाली, उसी में लिखिए, आंसर ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स मिलेंगे। और एमसीक्यू बेटा देखो कैसा है, जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उसके अंदर से एमसीक्यू किसी भी प्रकार से आ सकता है। एमसीक्यू का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये आएगा कि ये आएगा, कुछ भी आ सकता है। डेफिनेशन को एमसीक्यू बना के दे सकते हैं। तो एमसीक्यू हाँ,
जितने हम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कर लेंगे उसमें से आने की संभावना ज्यादा रहेगी 70-80%, लेकिन रिपीट होने की संभावना बिल्कुल डिट्टो वही आ जाए ये 20-30% ही रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक और चीज हम लोगों ने क्या किया है कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन है, अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे 7, अभी कम से कम 7 पेपर में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा हूं मैं, फर्क नहीं पड़ता कि पेपर किस स्टेट का है, मैं स्टेट बता देता हूं, बट आप नहीं सोचेंगे कि यार ये इस स्टेट का कि इस स्टेट का है। आपको क्वेश्चन लगाने हैं। हमने सारे स्टेट के पेपर एनालाइज किए, किसी भी स्टेट के 5 पेपर लगा लोगे, उसके बाद आप किसी दूसरे स्टेट के लगाओगे, 80% क्वेश्चन सेम मिलने वाले हैं। ये चीज भी एक बार जब ये सीरीज खत्म होगी तो मैं आप लोगों को एक बार कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट में हम लोगों ने एक सीरीज, एक तरह क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया है और इसका प्राइस मात्र 300 रुपीज रखा है, जिससे कि जो लास्ट मोमेंट में जो बच्चे होते हैं 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले तैयारी करना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़े, कौन से टॉपिक पढ़े, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे 7+ ही पेपर है, आगे जाके हम इसमें और धीरे धीरे ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 7 भी काफी हो जाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे इन सभी जो डिस्कस कर रहा हूं वो, और उसकी पीडीएफ रहेगी। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ब्रेकडाउन। चैप्टर वाइज का मतलब क्या है, यहां पर जो पूरे आपके क्वेश्चन है, शायद 37-38 क्वेश्चन होते हैं सब मिला करके, उसमें कौन सा क्वेश्चन चैप्टर 1 से है, कौन सा क्वेश्चन चैप्टर 2 से है, कौन सा चैप्टर 3 से है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं और उसकी एक अलग से पीडीएफ अपलोड करते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज आपको बताया जा रहा है और पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। अभी आपको फिलहाल इंग्लिश में मिल रही है, जल्दी हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। ओके, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, ये जो पेपर है ये आपका अभी एमएसबीटी का पेपर है। ठीक है, क्योंकि एमएसबीटी का पेपर जो एनालाइज किया गया है सबसे टफ है ऑल ओवर द इंडिया। जो क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो चीजें कवर हो जाएंगी तो बाकी स्टेट्स में चीजें और आसानी रहने वाली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एमएसबीटी ही लगानी है, आप अपने स्टेट की भी लगा के जा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज जो क्वेश्चन यहां से मैं निकाल के दे दूंगा आपको, आप वो लगा के जाइए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एफआईपी बसेल स्टेटमेंट। अच्छा, जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि बस एफआईपी बसेल स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, टोटल लगभग 65 स्टेटमेंट्स है, तो पूरी स्टेटमेंट यहां पे नहीं लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफआईपी बसेल स्टेटमेंट समझाना है कि है क्या चीज। ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो एफआईपी क्या है, एफआईपी क्या है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है। इसको एफआईपी पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बच्चा कंफ्यूज करता है, इसका एमसीक्यू बहुत आता है। एफआईपी का फुल फॉर्म क्या है, मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, इसका एमसीक्यू पूछा जाता है। तो एफआईपी बसेल स्टेटमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस। इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया के द्वारा इसकी जो गाइडलाइन दी गई है, इसने जो बातें बोली है वो एक्सेप्ट की गई है। ठीक है, और इसको एफआईपी ने डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है, टू इंप्रूव हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज। मार्क करेंगे, जो हमारे हॉस्पिटल की जो फार्मेसी सर्विसेज है, अब क्योंकि फार्मेसी जो है उसका जो काम है वो बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज करता जा रहा है, केवल दवाइयां देने तक सीमित नहीं है। और हॉस्पिटल के अंदर तो जो फार्मेसी होती है उसके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करना है। और पेशेंट केयर साथ साथ में, क्योंकि मेन जो पेशेंट है, नॉर्मल जो पेशेंट आते जाते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, भाई आया दवा ली घर चला गया, अब घर में केयर हो रही है। लेकिन जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी केयर कैसे होगी, उसमें भी हॉस्पिटल फार्मेसी यानी कि फार्मासिस्ट का रोल अहम रहेगा। वो बोला उसने, दीज स्टेटमेंट्स वर फर्स्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी हेल्ड इन बसेल, स्विट्जरलैंड 2008। सबसे पहले बसेल स्विट्जरलैंड में हुआ था। यहाँ पर करीब 75 स्टेटमेंट्स थी, जो बाद में शायद 2014 में दोबारा हुआ था तो 65 ही रह गई थी। ओके, अब जो लेटेस्ट है हमारे पास वो टोटल 65 स्टेटमेंट्स हैं। बच्चा सोचता है क्या सर ये सारी 65 स्टेटमेंट्स लिखनी है, नहीं। ये जो 65 स्टेटमेंट्स हैं इसको 6 मेन थीम कह लो या 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको वो 6 कैटेगरीज बतानी है। ठीक है, पहली कैटेगरी है प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन, कि भाई दवा को आप कैसे प्रोक्यूर करेंगे, कैसे खरीदेंगे, उसके ऊपर बहुत सारी बातें बोली गई हैं इस थीम के अंदर कि कैसे कैसे करना है। तो हमको केवल वो थीम के बारे में बताना है यहाँ पर।
तो कह रहा है फार्मासिस्ट शुड बी इन्वॉल्व इन सिलेक्शन, कोई और नहीं, केवल और केवल फार्मासिस्ट ही इन्वॉल्व होगा दवाई के सिलेक्शन में, उसको प्रोक्यूर करने में, स्टोर करने के लिए, किसको, मेडिसिन को। फार्मासिस्ट सुनिश्चित करेगा कॉस्ट इफेक्टिव एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड प्रोक्यूरमेंट, क्योंकि भाई दवाइयों की नॉलेज तो फार्मासिस्ट को है ना, तो कौन सा सॉल्ट लिया जाएगा कि वो एथिकल है कि नहीं है, एविडेंस बेस्ड है कि नहीं, ये फार्मासिस्ट तय कर पाएगा। तो भाई सारा काम ये फार्मासिस्ट करेगा। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑन प्रिस्क्राइबिंग, डॉक्टर्स जो दवा लिखते हैं उसको फार्मासिस्ट प्रभावित करेगा। जी हाँ, यानी कि डॉक्टर की कलम पकड़ सकता है, नहीं सर ये जो 2 मेडिसिन लिखी है यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन है, इसका रिसर्च आया, मतलब डॉक्टर्स को कई बार पूरा मेडिकल, उसको पता है ये दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन इनका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, कोई नई रिसर्च आई है कि नहीं आई है, ये सारी बातें फार्मासिस्ट को पता होती है। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। फार्मासिस्ट मस्ट हैव अ कोलैबोरेटिव रोल इन प्रिस्क्राइबिंग डिसीजन, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वहां पे कोलैबोरेटिव, ठीक है ना, मिला जुला, वो डॉक्टर लिख रहा है तो डॉक्टर उसको दिखाएगा भी है, वो भी देखेगा पड़ेगा कि हाँ सारा केमिकल सही है, किसी टाइप का कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, किसी टाइप का कोई फूड इंटरेक्शन नहीं है, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कोई और दिक्कत आ रही है, ये सारी बातें वो देखेगा। प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग थ्रू गाइडलाइन एंड क्लिनिकल सपोर्ट। एविडेंस बेस्ड, एविडेंस मतलब जो पास्ट में जिन पे रिसर्च हो चुकी है, जिनके प्रूफ अवेलेबल है कि ये दवाई इस बीमारी को ठीक करती है, या ये दवाई इस बीमारी में देने से ये वाली बीमारी तो ठीक होती है लेकिन दूसरी हो जाती है, ये सब चीजें एविडेंस प्रूफ हो गई। उसके आधार पे क्या होगा, प्रिस्क्राइबिंग की जाएगी, उस चीज को फार्मासिस्ट प्रमोट करेगा। दूसरी चीज हो गई। तीसरा, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी। समझ लो, ये बसेल स्टेटमेंट बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, इसको आराम से स्लोली समझा रहा हूं। प्रिपरेशन एंड डिलीवरी, ठीक है। इंश्योर क्या प्रिपेयर करेगा, दवाइयां प्रिपेयर करेगा, कंपाउंडिंग होती है ना हॉस्पिटल के अंदर। इंश्योर सेफ एक्यूरेट कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन को सेफली एक्यूरेटली कंपाउंड करेगा। फॉलो करेगा स्टैंडर्ड्स लाइक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, अगर लोकल में ही अपने फार्मेसी के अंदर कोई चीज प्रिपेयर कर रहा है तो जीएमपी फॉलो करेगा और गुड कंपाउंडिंग प्रैक्टिस उसको फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है। अब किसी बच्चे ने अगर कुछ स्टेटमेंट्स याद कर ली हैं तो हर थीम के अंदर 2-2, 4-4 स्टेटमेंट लिख सकता है, ठीक है। जैसे 6 थीम है टोटल, तो 6 के अंदर अगर 3-3 भी लिखता है तो 18 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, अगर आपको लगता है कि हमें याद है तो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेडिसिन को जो पेशेंट को दिया जाना। फार्मासिस्ट शुड सपोर्ट सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, भाई की जो मेडिकेशन ले रहा है पेशेंट उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा हो, सेफ हो, ठीक है, कंटेमिनेशन ना हो किसी चीज का लेकर के, टाइम से ले, ये सब चीजें। पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग एंड प्रोटोकॉल फॉर नर्सेस एंड स्टाफ, उस मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, मान लो कोई मेडिसिन है इस टाइम पे देनी है, सिरप देना है, टैबलेट देनी है, इंजेक्शन आईएम लगना है, आईवी लगना है, इस चीज को लेकर के क्या करेगा, ट्रेन करेगा और प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाएगा, किससे, नर्सेस से और स्टाफ से। मतलब सारी चीजें फार्मासिस्ट के लिए, ये सारे काम फार्मासिस्ट के हैं। मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन यूज, जो दवाई पेशेंट को दी जा रही है उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, भाई दवा का असर हो रहा है क्या, उसको असर हुआ, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो गया, ठीक है, कहीं कोई मेडिकेशन एरर तो नहीं है, उसको रोकेगा अगर हो रही है तो पूरी थेरेपी है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसको मॉनिटर करेगा। कंडक्ट मेडिकेशन रिव्यू एंड ऑडिट रेगुलरली, मेडिकेशन को रिव्यू करता रहेगा समय समय पे कि कहीं अब कोई डोज कम ज्यादा तो नहीं करनी है, ऑडिट करता रहेगा उसको, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि फार्मासिस्ट इंश्योर रिसीव कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो फार्मासिस्ट है उनको भी ट्रेनिंग चाहिए होगी, कोई चीज नई आई है, कोई चीज नई रूल्स आए हैं, गाइडलाइन है, तो उनको भी लगातार, यानी कि जो मेन फार्मासिस्ट है उनको लगातार ट्रेंड करना है, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप अपने फार्मासिस्ट को लगातार ट्रेन करेंगे। इनकरेज स्पेशलाइजेशन, एथिक्स ट्रेनिंग एंड लीडरशिप इन फार्मेसी, और वही आ गया कि आप इनकरेज करेंगे कि फार्मासिस्ट स्पेशलाइज होते चले जाए, कोई कंपाउंडिंग में तो कंपाउंडिंग में हो गया, कोई काउंसलिंग में तो काउंसलिंग में हो गया, ठीक है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट होने लगे आजकल, हर डिपार्टमेंट के अलग फार्मासिस्ट होने लगे आजकल, ठीक है ना। तो स्पेशलाइजेशन, एथिक्स ट्रेनिंग एंड लीडरशिप इन फार्मेसी। तो जी हाँ, ये अगर आपको मैं बात बोलूं कि आप अगर थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक है और फार्मेसी में मतलब मेडिकल लाइन में ना जाना चाहते हैं, फार्मेसी लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे उन लोगों को लिख के दे रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताता ये बात, आप डी कर लो, बी कर लो,
एम कर लो, थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आजकल फार्म डी भी आ गया है। इसके बाद अगर आप टाइम हो तो पीएचडी भी कर डालो, ठीक है। डी नहीं करना मत करो, ये 2 साल खराब होंगे, सीधा बी और एम करो, या सीधा फार्म डी कर लो, वो भी 6 साल का, ये भी 6 साल का हो जाएगा। फिर आप चाहो तो पीएचडी कर लो। अगर आप ये एक मोटा मोटा मैं बताया तो खैर यहाँ बताना चाहिए, इसको स्किप कर सकते हो, टाइम जिन लोगों का कम लग रहा है। ये 6 साल मान लो, पीएचडी का 2 या 3 साल मान लो, यानी कि यहाँ 10 साल मान लो। आप कहोगे सर इतनी लंबी पढ़ाई, ठीक है। डॉक्टर पे आते हैं जो लोग एमबीबीएस होते हैं, बात समझना, पहले तो इन लोगों को सिलेक्शन लेना होता है, 1 या 2 साल 3 साल की तैयारी करते हैं तो मिट लूंगा बस, ठीक है सर कहाँ लग गए। तो एमबी 2 या 3 साल लगते हैं। अब वो इक्के दुक्के होते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल यहाँ पे 2 साल ले लेते हैं, 2 साल प्रिपरेशन के, 5 साल तैयारी के, एमबीबीएस कॉलेज के, ठीक है। उसके बाद अगला बंदा कम से कम 5 से 10 साल जब अच्छी प्रैक्टिस करता है, अच्छी प्रैक्टिस, फिर जाकर के एक अच्छा डॉक्टर बनता है। लेकिन जब आप यहाँ पे 5-3 ये पीएचडी करने के बाद ये 10 साल आप दे दोगे ना, गारंटी है, गारंटी है। यानी कि आप अगर 18 साल के बाद 10 कर लो तो 28 से 30 में जब आप पहुंचोगे ना, तो 2-3 लाख रुपए की जॉब या फॉरेन में जो अपॉर्चुनिटी है आपकी बम्पर है। फार्मेसी को आसान मत समझो, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है ना 2020, उसने फार्मेसी के रोल को हमारी कंट्री में और ज़्यादा क्या कर दिया है, बेटर कर दिया है। वो रूल जब पूरा फॉलो हो जाएगा आने वाले 2-4 सालों में तो और मजा आएगा। खैर वापस आते हैं अपने इस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईबी बसेल स्टेटमेंट। अब ये हो गया, इसका फायदा क्या है, इसकी क्या, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये खास करके इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, बेंचमार्क फॉर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। भाई जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही हैं, ठीक है। प्रोवाइड अ यूनिफाइड स्टैंडर्ड दैट कंट्रीज कैन अडॉप्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो सर्विसेज हैं वर्ल्ड लेवल की, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो आपका क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड केयर, पेशेंट की सेफ्टी और केयर भी इंप्रूव हो जाएगी। प्रमोट सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब उसमें क्या होगा, जब ये सारी गाइडलाइन फॉलो होगी तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन होगा, मेडिकेशन एरर कम हो जाएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम हो जाएंगे। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज पे जोर दिया जाएगा। क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है ना, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, पूरा पेशेंट सेंटर्ड केयर, पेशेंट को देख करके पूरी केयर होती है, डेली एक्टिविटीज वगैरह है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, ठीक है। वो चीज इंप्रूव होगी, उस पर जोर दिया जाएगा। ड्रग मॉनिटरिंग चलेगी। फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट केयर, फार्मासिस्ट का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा पेशेंट केयर में। गाइडेंस फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो फार्मासिस्ट है वो असिस्ट करेगा हेल्थ मिनिस्ट्रीज को और फार्मेसी काउंसिल्स को इन डेवलपिंग रेगुलेशंस की। भाई दवाइयों को लेके आप कुछ रूल रेगुलेशन बना रहे हो, खुद से थोड़ा बना लोगे, फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हॉस्पिटल फार्मेसी का फ्रेमवर्क है, उसमें हर जगह फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट, सीधी सी बात ये है, ठीक है। कैन बी यूज्ड टू रिवाइज नेशनल गाइडलाइन एंड एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जो इवन जो गाइडलाइंस हैं और जो एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करने का जो काम है वो भी करेगा। स्ट्रेंथनिंग क्लिनिकल फार्मेसी इन हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी जो हॉस्पिटल के अंदर है उसको स्ट्रेंथ देगा, उसमें सपोर्ट करेगा। इंकरेज द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल डिस्पेंसिंग रोल टू पेशेंट सेंटर क्लिनिकल फार्मेसी, वही घूम फिर के बातें हैं, ठीक है, कि भाई जो केवल दवाई नहीं देनी है, पेशेंट का भी ध्यान रखना है। प्रमोट फार्मासिस्ट पार्टिसिपेशन इन राउंड, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मासिस्ट राउंड लगाएंगे, वार्ड राउंड करेंगे, प्रिस्क्राइबिंग डिसीजन लेंगे, मतलब ऊपर की जो बातें थे वो आ रही है यहाँ पर अब, और थेरेपेटिक मॉनिटरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं रोल बढ़ रहा है फार्मासिस्ट का। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग होगी टाइम पर, स्पेशलाइजेशन होगा उनका अलग अलग, जैसे मैंने बताया अभी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड रेजिडेंसी मॉडल्स, जो बड़े लेवल के प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है या रेजिडेंसी मॉडल्स हैं, जैसे कि डेवलप कंट्रीज के अंदर है फार्मासिस्ट के लिए, वो सारी चीजें प्रमोट होंगी, खास करके हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो ओवरऑल क्या है, फार्मासिस्ट का जो लेवल है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर वो बड़े लेवल पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सपोर्ट फॉर एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप एंड पब्लिक हेल्थ, वो जो बसेल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ें फॉलो होती हैं तो भाई सब जो एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप है,
उसमें भी फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करेगा। इन्फेक्शन कंट्रोल में, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी उनका पार्टिसिपेशन होगा। अलाइन फार्मेसी सर्विसेज विद पब्लिक हेल्थ गोल सच एज कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब केवल क्या है, दवा नहीं देनी है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज है, मोटापा है, ठीक है ना, तो स्मोकिंग है, इससे होने वाली प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी पब्लिक हेल्थ के साथ क्या है, फार्मासिस्ट का अटैचमेंट, कि भाई आप केवल हर काम के लिए डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट को बीच में डाला जा रहा है। इनकरेजमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रमोट टीम बेस्ड केयर, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल केयर टीम है, उसमें डॉक्टर है, नर्सेस है, उनके साथ काम करेगा। रैशनल प्रोक्यूरमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, जो भी दवाइयां हैं उसको एथिकल, कॉस्ट इफेक्टिव और एविडेंस बेस्ड प्रोक्यूरमेंट होगा दवाइयों का। दिस हेल्प टू रिड्यूस स्टॉक आउट एंड इररेशनल ड्रग यूज। मतलब ओवरऑल क्या है, हर जगह जो कहानी है, हर चीज में हॉस्पिटल फार्मेसी इन्वॉल्व होगी। हॉस्पिटल फार्मेसी का इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जो वहां पे फार्मासिस्ट है हमारा इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज मैंने बड़े धीमे से आराम से बताई है, चीजें आगे थोड़ा फास्ट करेंगे। अब जैसा कि मैं कह रहा था, ये क्वेश्चन आपका कितना है, 5 नंबर का। अब बात को समझो, आपको लगेगा सर इतना तक कैसे लिखेंगे। राइट अ नोट ऑन FIB बसेल स्टेटमेंट। अब जब FIB बसेल स्टेटमेंट क्या है उसको डिफाइन करोगे, ये आपका 1 नंबर चलेगा, हो गया आपका ये। फिर अच्छा ठीक है, फ्यूचर, तो उसमें आप क्या स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट देख करके यहां पर चाहो तो छोड़ सकते थे, यहां तक आप इसको यहां तक छोड़ सकते थे, हो गया आपका 5 नंबर। 6 पॉइंट दे दिए, एक आपने डेफिनेशन दे दिया, हो गया। बट इंपॉर्टेंस कई बार पूछता है अलग से, मिल के क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है इससे फायदा क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है उसी से ही फायदे निकले हुए हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंस भी आप ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट दे दो काफी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पूछी नहीं है, बट इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन साथ में जॉइंट रहता है ज्यादातर, तो यहां पे साथ में दे दिया है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री क्या होता है, पूरा जो दवाइयों का मैनेजमेंट है, कौन सी दवाई आनी है, दवाई कम हो गई है, खत्म हो रही है, मंगाना है, सारी चीजें। इंग्लिश डिफरेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल को डिफाइन करोगे, आपका 1 नंबर। फिर से कोई क्वेश्चन है उसको आपको तुरंत ब्रेक करना है, ताकि आप उसमें कितना लिखना है उसको लिमिट कर सको, ठीक है। यहां पे बेटा देखो, जब इनलिस्ट बोलता है तो यहां पर आपको केवल हेडिंग्स देनी है, और अगर हेडिंग के साथ साथ आपका मन है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को सारी हेडिंग की डेफिनेशन भी आती है, तो 1-1, 2-2 लाइन में डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज इंलिस्ट के लिए कह रहा है ये, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया। आपने यहाँ पे इनलिस्टिंग कर दी, ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक्सप्लेन करने को बोल रहा, तो ये 3 नंबर चला जाएगा। बात समझ में आई। तो इन्वेंट्री क्या है, रेफर टू कंप्लीट स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मेडिकल सप्लाईज एंड अदर गुड्स, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होती है, जितना भी दवाइयों का स्टॉक है वो सब मिला करके क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, जो दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स है, मेडिकल सप्लाईज एंड डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे डायबिटिक टेस्टिंग सप्लाईज है, ठीक है, सिरिंजेस है, नेबुलाइजर है, ये सब एक फार्मेसी के अंदर जो भी कुछ होता है सब कुछ। फ्रंट एंड मर्चेंडाइज, जिसमें कि पर्सनल केयर आइटम, कॉस्मेटिक्स है, वो भी इंक्लूड है। ऑफिस एंड डिस्पेंसिंग सप्लाईज, वाइल्स, लेबल्स, प्रिस्क्रिप्शन बैग, जो भी आपकी फार्मेसी में खरीदा जाता है और बेचा जाता है वो सब किसके अंदर आता है, इन्वेंट्री के अंदर आता है, ठीक। आपने पहले इन्वेंट्री बताया, अब इन्वेंट्री कंट्रोल से पहले इन्वेंट्री बताओगे ना, ठीक है। ये देखना, यही है क्वेश्चन की आंसरिंग करने का तरीका। अब बता दोगे इसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है, मैनेज करना। ये प्रोसेस है ओवरसीइंग, उसकी देखरेख करना, रेगुलेट करना, किसको, फार्मेसी स्टॉक को, फ्रॉम द मोमेंट इट इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर देने से लेकर के जब तक कि उसे डिस्पेंस नहीं कर देते हैं, बेच नहीं देते हैं, उसके बीच का जो भी मैनेजमेंट होता है उसको, वो सारा इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। इसका प्राइमरी गोल क्या है कि राइट प्रोडक्ट इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड एट राइट कॉस्ट। भाई सही प्रोडक्ट खरीदें, सही क्वांटिटी में खरीदें, ठीक है, सही टाइम पे खरीदें ताकि हमारा पैसा वेस्ट ना हो, और सही दाम पे खरीदें। यही होती है क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना। जो बच्चों ने डिटेल लेक्चर पढ़ा उनको बात समझ में आ रही होगी, तो हो गया ये, ठीक है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल आपको 1 नंबर मिल गया। अब इनलिस्ट करने के लिए कह रहा है, इनलिस्ट को मैंने, अच्छा ऑब्जेक्टिव मैंने यहां दे दिया, आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव दे,
एक मिनट, हाँ ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया, आपको देना है दीजिए, मत देना मत दियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स्ट्रा मैंने दे दिया टू मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक, स्टॉक मेंटेन रहे, ओवर स्टॉकिंग ना हो, मिनिमाइज हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, टाइमली सारी चीज़ें अवेलेबल हो और थेफ्ट, चोरी या मिसयूज दवाइयों का ना हो, यही सारा इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ये 4 पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से दे देंगे। अच्छा, ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसलिए डालता चल रहा हूँ क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग स्टेट्स के पेपर जो मैंने देखे ना उसमें ये पॉइंट लगे हुए हैं, गिव इन्वेंट्री कंट्रोल इट्स ऑब्जेक्टिव, तो साथ में दे दिया है ताकि चीजें कवर होंगी। ओके, टेक्निक्स मैंने कहा इनलिस्ट करने के लिए कहा उसने। अब इनलिस्ट जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, ठीक है, ये टोटल मिला करके मैंने यहाँ पर 11 दिए आपको, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, या तो आप केवल नाम लिख करके छोड़ दो, इनलिस्ट करने के लिए ही बोला है तो नाम लिख के छोड़ सकते हो, बट बेटर ये है कि आप उसको एक लाइन में डिफाइन भी कर दो। इनलिस्टिंग करनी है, मैंने 11 दिए हैं, आप कम से कम 5 या 6 कर दो, काफ़ी है। मेन में जैसे कि मेन कौन सी कर दो, ये हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ये बड़ी कॉमन सी है, ये भी बड़ी कॉमन सी है, ठीक है। फैफो फीफो हमारे सिलेबस में है, तो जो सिलेबस में है वो सारी मेंशन कर दो, काफ़ी है। खैर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, नाम से समझे इकोनॉमिक ऑर्डर, हम उतनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेस्ट हो। डिटरमाइन द आइडियल ऑर्डर साइज, हम कितना मंगाए हैं, 10 पीस, 20 पीस, 100 पीस, ठीक है, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री, कि जो टोटल कॉस्ट है और उसको होल्ड करने की जो कॉस्ट पड़ रही है वो मिनिमम हो जाए। रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, किस क्वांटिटी लेवल पे रीऑर्डर करना है, द स्पेसिफिक स्टॉक लेवल एट विच अ न्यू ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड। मान लो 100 पीस मंगाए थे, अब हमको उसको 10 पीस पे ऑर्डर करना है कि 10 पीस बचे रह गए अब ऑर्डर करना है, कि 20 पीस बचे रह गए कि अब ऑर्डर करना है। भाई उसकी कितनी खपत है उसके हिसाब से करेंगे ऑर्डर, फिर कितने ऑर्डर करने के बाद कितने दिनों पे आ जाएगा उसके हिसाब से करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये लाइन हटा देंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे हमें करनी नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, मेजर हाउ मेनी टाइम्स अ फार्मेसीज इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ओवर अ ईयर। ठीक है, हमने कोई दवाई मंगाई है, 100 पीस मंगा रहे हैं, तो साल में कितनी बार बिक जा रहे हैं वो, ठीक। देन एबीसी एनालिसिस है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यहां पर हम आइटम्स को कैटेगराइज कर देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। 10 से 20% आइटम होते हैं जिसकी टोटल कॉस्ट 70% है, कॉस्टली होते हैं, और इसके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना होता है। थोड़े हैं बट कॉस्ट ज़्यादा है। 20% आइटम ऐसे है जिसकी 20% कॉस्ट है, मॉडरेट कंट्रोल है, और सी आइटम ऐसे है जिसकी 70 से 80 बल्किंग बहुत ज़्यादा है बट इनकी कॉस्टिंग केवल 10% है। इसमें ठीक है, एक आध कोई मिस भी हो रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक उसको क्या है, मैनेज करने का तरीका है। वीईडी एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, हम कई बार इस तरीके से भी उसको मैनेज करते हैं। वाइटल यानी कि जो क्रिटिकल लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, अगर ये स्टॉक आउट हुए तो किसी की जान जा सकती है, तो हमने कैटेगरी बनाई, अच्छा ये वाइटल है, इनका ऑर्डर वगैरह सब कुछ अलग हिसाब से चलेगा। जो इसेंशियल है, जो नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट बट उतना अर्जेंट नहीं है, थोड़ा बहुत लेट होगा चल जाएगा। डिजायरेबल फॉर माइनर इलनेस और कम प्रायोरिटी में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप चाहे तो हेडिंग लिख के छोड़ दें यहाँ पर, या एक एक लाइन में डिफाइन कर दें। FSN, फास्ट स्लो नॉन मूविंग, यानी कि कोई आइटम जो बहुत तेजी से बिकता है, कोई धीमा बिक रहा है, जो ना के बराबर है, 2-3 महीने में एक बार बिक रहा है, ठीक है। इस हिसाब से कैटेगराइज करके हम फिर उस हिसाब से उसका कंट्रोल करते हैं। SD एनालिसिस, स्कार्स डिफिकल्ट इजी, बेस्ड ऑन ईज ऑफ ड्रग प्रोक्यूरमेंट, वो दवा कितनी आसानी से मिल जाती है, बहुत रेयर, मतलब कॉल ऑर्डर लगाओ फिर महीना 2 महीना लगता है आने में, या 15-20 दिन लग जाता है, सीधा फैक्ट्री से बनता है। डिफिकल्ट होता है, 2-4 दिन लग जाते हैं। ईजी आज ऑर्डर किया शाम तक आ जाएगा, ठीक है। XYZ, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ स्टॉक करंटली हैंड इन इन्वेंट्री एट अ गिवन टाइम, मतलब गिवन टाइम पे जो मॉनिटरी वैल्यू है, और ये एक्चुअली यहां पर मिस हो गया, इसको नीचे आना था। परपेचुअल इन्वेंट्री, कंटिन्यूअस रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एवरी रिसीप्ट एंड इशू ऑफन यूजिंग कंप्यूटर, इसको छोड़िए, कुछ यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया है, ठीक है। XYZ क्या है, बेस्ड ऑन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ स्टॉक,
करंटली हेल्ड इन इन्वेंट्री एट अ गिवन टाइम, प्रेजेंट टाइम पर कितना कीमत का स्टॉक मौजूद है। ठीक है, मान लो हमारी शॉप है, उसमें एक 5 लाख का माल भरा, आज की डेट में उसमें मान लो 2 लाख का बचा है, यानी कि 3 लाख की सेल हो गई है, तो उसके हिसाब से हम उसको एनालाइज करते हैं। ये पॉइंट अभी हटा दो। फीफो फैफो इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है उसे पहले निकाल देते हैं। फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, या जो पहले एक्सपायर होने वाला है उसको पहले बेच देते हैं। 2 बिन सिस्टम होता है, अ फिजिकल सिस्टम वेयर आइटम्स आर सॉर्टेड इन 2 बिन्स, 2 डब्बों में रखा जाता है। ठीक है, वंस द फर्स्ट इज एम्प्टी, जब पहला वाला खाली हो जाता है, द सेकंड इज यूज्ड व्हाइल अ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर इज ट्रिगर्ड। समझ गए भाई? मान लो हमने क्या किया, दवाई 100 पीस मंगाए, 50 इस डब्बे में रख दिए, 50 इस डब्बे में रख दिए, इसको निकालते गए। जैसे ही डब्बा खाली हुआ, दूसरे डब्बे को ले आए और ये खाली हो गया, इसका ऑर्डर लगा दिया फटाक से। तो ये 2 बिन सिस्टम है, इस तरीके से भी काम होता है। HML एनालिसिस बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस ऑफ आइटम, यानी कि वही हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से है ये। तो ये 11 दे दिए, आप कोई 6 दे सकते हो। ठीक है, अब एक्सप्लेन करने को था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड। देखो, जिन बच्चों को आता है, पढ़ रखा है, केवल रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो लोग थोड़ा आराम से देखें ताकि चीजें समझ में आए, तो इसीलिए आराम से करा रहा हूं। ठीक है, चलिए। और जैसा मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट का जब पहला पेपर होता है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि समझाना सब कुछ पड़ता है। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो ईओक्यू इज अ फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है। हमने एक फॉर्मूला तैयार किया, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं क्या, दैट डिटरमाइन द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। साल भर में अगर हमारे पास सपोज हमारे एक साल में 1000 पीस बिकते हैं, धीरे धीरे करके जनवरी से दिसंबर तक, तो 1000 पीस अभी थोड़ा मंगा लेंगे भाई, वो स्टॉक हो गया ना, तो हम कितना मंगाएं अभी, 10, 100। तो उसका एक कैलकुलेशन का तरीका है। ठीक है, अब फार्मेसी या किसी बिजनेस में शुड परचेज टू मिनिमाइज इट्स टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। पूरा 1000 मंगा लेंगे तो भाई हमारा ब्लॉक हो गया ना मामला, पैसा पूरा ब्लॉक हो गया। आखिरी के महीने में 100-200 पीस बिकेंगे, तो उसको अभी से मंगा के क्या करना है। बात समझ में आई? द फ्रेमवर्क यूज्ड टू डिटरमाइन दिस ऑर्डर क्वांटिटी आल्सो नोन एज विल्सन EOQ मॉडल और विल्सन फॉर्मूला, यानी कि हम कह सकते हैं इसको हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग आल्सो नोन एज विल्सन EOQ फॉर्मूला। ठीक है, इसका गोल क्या है, टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन 2 अपोजिंग कॉस्ट। ये यहां से कहानी स्टार्ट होती है, यहां से आपका MCQ फंसेगा। इस फॉर्मूले में हम कर क्या रहे हैं, 2 कॉस्ट है, पहली है होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री। हमने जो इन्वेंट्री बाज भाई हमने क्या किया, अब जैसे कि ऐसे समझो, आपने 10 रुपए किसी को उधार दिए 15 दिन के लिए। ठीक है, 1000 रुपये मान लो, 10 रुपये कम हो गया तो, और ब्याज आपको 15 दिन के बाद कितना मिल गया ब्याज, वो पैसा उसके पास था, उसको ब्याज कितना मिल गया, आपको 1000 रुपये का मान लेते हैं, लेट 100 रुपये मिल गया। अब आपने अगर 1000 रुपये का कोई आइटम परचेज किया है, तो 1000 रुपये आपका रखा हुआ है ना इधर, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यानी कि वो आपका उतना टाइम वेस्ट जा रहा है। तो ये हो गया होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। आपने पैसा लगाया, वो पैसा रखा किसी मतलब का नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या है, पैसा लगाना तो पैसा प्रॉफिट आना है। ठीक है, तो ये हो गया होल्डिंग कॉस्ट। फिर है ऑर्डरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है, ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर रिसीव करने के बीच में जो भी होता है। ऑर्डर टू लिटल टू ऑफन इंक्रीज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर टू मच एट वंस इंक्रीज योर होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर प्लेस करने से लेकर रिसीव करने के बीच में जो भी आपका खर्चा होता है वो ऑर्डरिंग और बाइंग कॉस्ट होता है। फिर यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि अगर आप बहुत कम ऑर्डर करते हो तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर देते हो तो आपका होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका MCQ आएगा कि अगर आप बार बार ऑर्डर करते हो तो बताओ कौन सा कॉस्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब हम जरा ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को समझ लें, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ऑर्डरिंग कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट क्या होती है,
कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेजिंग और ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। अब इसमें आपको लगा अरे इसमें कौन सी कॉस्ट है, फोन तो करना है भैया, फोन नहीं करना है। फोन के साथ साथ कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड, आपने ऑर्डर करने के लिए एक स्टाफ रखा हुआ है कि हाँ ठीक है वो स्टाफ, उसको पे कर रहे हो आप। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स परचेज, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, भाई मान लो आपको बल्क में आपके लिए गाड़ी आ रही है अलग से, वो ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा आपके ऊपर आएगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट टू इनकमिंग मटेरियल, आपने फिर एक बंदा हायर किया हुआ है कि तुम्हारा काम यही है, जो भी मटेरियल आएगा उसको चेक करोगे, आपको उसी की तनख्वाह मिल रही है, वो खर्चा आ गया। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, फोन किया उसका बिल, टाइपिंग बिल बना, वो सारा खर्चा है, ठीक है। तो वो सारा खर्चा मिला करके क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो कैरिंग कॉस्ट, यहां से और समझ में आएगा। कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, इसमें क्या क्या आ गया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, आपने 1 लाख रुपए लगा दिए। अब वो 1 लाख रुपए आपको पलट के दे दें 1 महीने के अंदर, 1 का 1.25 लाख, तो ठीक है। अब 1 लाख रुपए रखा आपका, 2-3-4 महीने में जाकर के आपका 1.25 लाख आ रहा है, नुकसान हो गया, ठीक है। वही जो कॉन्सेप्ट बता रहा था। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस, अब है क्या, जगह बचे नहीं तो आप कुछ और सामान लाके रख सकते थे जो आपका बिकता, वो आप नहीं ला पाए। द लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिटेरियोरेशन एंड एब्सोलेंस, आपने ज्यादा माल मंगा लिया है तो वो मटेरियल क्या खराब हो गया है, या 2 महीने बाद पता चला उसकी सेल बंद हो गई है, ठीक है। इंश्योरेंस कॉस्ट, अब जो भी आप माल रखते हो उसका इंश्योरेंस, आपने 5 लाख का माल मंगाया है, इंश्योरेंस होता है कि आग लग जाए कुछ हो जाए, वो कॉस्ट आ गया। कॉस्ट ऑफ स्पॉयलेज इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को हैंडलिंग करते वक्त जो खराब हो जाते हैं चीजें, उसकी कॉस्ट, ये सब क्या है, कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है। ये दोनों को अच्छे से समझना है और एग्जाम में एक्सप्लेन करना है कैरिंग कॉस्ट में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है, एजम्पशन। इसमें कुछ एजम्पशंस माने गए हैं, कैसे, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कांस्टेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, जो कि गलत है, जो कि हम बाद में समझेंगे लिमिटेशन में। द रेट ऑफ डिमांड इज नोन, हमें क्या डिमांड है हमें पहले से पता है। एंड स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब अगर हर महीने 10 की सेल हो रही तो पूरे साल 10 की सेल होगी, हमने एक ये बात भी मान ली। द लीड टाइम इज फिक्स्ड, लीड टाइम मतलब जो ऑर्डर करने से लेकर ऑर्डर आने के बीच का जो टाइम होता है। लीड टाइम इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज द लैप्स इन टाइम बिटवीन व्हेन ऑर्डर इज प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस किया गया, टू रिप्लेनिश इन्वेंटरी, और दवा आ गई, इसके बीच का जो टाइम लगा उसे लीड टाइम कहते हैं। ये भी हमने क्या माना, फिक्स, जबकि गलत है। कई बार ट्रैफिक होता है, हड़ताल होती है, बारिश है, भूकंप है, तमाम चीजें होती हैं, हो जाता है मामला। तो यहाँ पर जो हम एजम्पशंस लेके चलते हैं, यही इसकी लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। फिलहाल आगे आते हैं। तो द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम इज कांस्टेंट, ये भी एक एजम्पशन है कि भाई जो परचेज प्राइस है वो क्या है, फिक्स है, दैट इज नो डिस्काउंट इज अवेलेबल, ओके। द रिप्लेनिशमेंट इज मेड इंस्टेंटेनियसली, हमने यही मान लिया कि रिप्लेनिशमेंट हम इधर ऑर्डर करेंगे तुरंत ही सामान आ जाएगा। द होल बैच इज डिलीवर्ड एट वंस, अब ये सारे एजम्पशंस हो गए। ये बना हमारा फॉर्मूला, आपको एज इट इज फॉर्मूला याद रख लेना है, EOQ इक्वल 2 × D × O अपॉन H, या 2 × D × O अपॉन IC, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। ये एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कैपेसिटी, H जो है वो IC ही होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितना आ जाएगा, एनुअल डिमांड से EOQ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आ जाएंगे। कई बार इसको लेकर के 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमारी एनुअल डिमांड इतनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इतना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितना होगा। अब आप यहां पर इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसीलिए जरूरी है, मैं आंसर लिख के भेज देता हूं तो बच्चे लोग कहते हैं सर इसका PDF पहले अपलोड कर दिए, तो बच्चे लोग कहते हैं कि सर इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं मैं साथ साथ में, वो इसलिए आप चाहो तो इसको यहां पर फिनिश कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपकी रफ्तार तेज है, आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकते हो। नंबर चाहिए तो मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको सुकून नहीं है 60-70% पे 80% पे, उनको 95+ चाहिए। तो जो जो बातें मैंने यहां पर मेंशन करता हूं, मतलब जो जो पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने एग्जांपल एक पॉइंट में आ गया, अब ये आपको देना है। नहीं दोगे नंबर तब भी मिलेंगे, लेकिन वो जो आप ये एग्जांपल भी जब दे दोगे तो ये आपको बाकी स्टूडेंट से अलग कर देगा, ठीक है। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है, यहां पर भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे,
अगर आप पूरा सही से लिखते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक टीचर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो इंप्रेशन पड़ता है, फिर आगे के आपके आंसर्स पे भी वो अच्छा स्कोर देता है। चलिए, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लोर स्टॉक डिस्पेंसिंग सिस्टम विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो, फ्लोर स्टॉक का मतलब क्या है? फ्लोर स्टॉक मतलब फ्लोर और रूफ, छत और जमीन। तो जहां जहां पे वार्ड होते हैं उसी के बगल में हम अपनी एक छोटी सी फार्मेसी स्टैब्लिश कर देते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। डिस्पेंसिंग सिस्टम, तो मैंने क्या कहा था, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लोर स्टॉक डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो जो मैं कहता हूं, क्या सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि भाई डिस्पेंसिंग सिस्टम तो बताओ पहले क्या है, तब उसके टाइप करेंगे ना। तो इसीलिए डेफिनेशन जरूरी होती है। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या है? डिस्पेंसिंग सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड। ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, या कह लो कि एक तरीका है जो कि हॉस्पिटल में यूज होता है या फार्मेसी में यूज होता है फॉर प्रिपेयरिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग एंड सप्लाइंग मेडिसिन टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर। तो डिस्पेंसिंग क्या है? एक तरीका है जो फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में इस्तेमाल होता है प्रिपेयर करने के लिए, पैक करने के लिए, लेवल और सप्लाई मेडिसिन पेशेंट को सप्लाई करने के लिए। सिंपल कहानी। अब इसकी टाइप्स देख लो। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसके चार्ज और नॉन चार्ज, यूनिट डोज, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, कॉम्बिनेशन और ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम। 5 प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनलिस्टिंग करने के लिए आता है कि भाई इनलिस्ट करो कितने प्रकार के होते हैं, तो पता होना चाहिए। इसको चाहो तो एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको फ्लोर स्टॉक पे आना है। फ्लोर स्टॉक की बात करें, देखो मैंने क्या कहा, ये जो चीज आप एक एक्स्ट्रा कर देते हो ना, ये इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखो, ये चीजें उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, छोड़ दें इसको, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, उनको आता है, आप टाइप डालिए बीच में। मैंने कहा लिखने का क्या तरीका है, ऐसे ही नहीं आप गए एग्जाम में और लिखा और चले आए करके, तो प्रॉपर पॉइंट्स को बाकायदा आप, या तो एक और चीज, कलर कीजिए, कलर मत कीजिए तो इस तरह से बॉक्सिंग कीजिए, बॉक्सिंग मत कीजिए तो एटलीस्ट अंडरलाइन कीजिए, आपकी जो हेडिंग है उनको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। फ्लोर स्टॉक में क्या है? मेडिकेशंस आर स्टोर्ड इन नर्सिंग स्टेशन और फ्लोर। जो नर्सिंग स्टेशन होता है वार्ड के बगल में, जो फ्लोर है वहीं पे स्टोर किया जाता है, रैदर देन, बजाय इसके, डिस्पेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल फार्मेसी फॉर ईच इंडिविजुअल। सेंट्रल फार्मेसी से डायरेक्ट दवा ना मंगा करके हर नर्सिंग स्टेशन पे एक छोटी सी कह लो कि फार्मेसी स्टेब्लिश कर दी जाती है और वहीं से दवा दी जाती है। इंस्टेड ऑफ फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग अ स्पेसिफिक ड्रग, ठीक है, हर एक दवाई को फार्मासिस्ट डिस्पेंस नहीं करता फॉर ए स्पेसिफिक, हर एक पेशेंट के लिए। द नर्स रिट्रीव्स द मेडिकेशन डायरेक्टली फ्रॉम वार्ड्स स्टोरेज। वार्ड्स के बगल में जो आपका स्टोरेज रूम है दवाइयों का, वहां से नर्स डायरेक्ट निकालती है जब भी जरूरत होती है और दे देती है पेशेंट को, ठीक है। इस सिस्टम के 2 तरीके होते हैं, एक है चार्जेबल फ्लोर स्टॉक और एक है नॉन चार्जेबल। तो सिंपल सी कहानी है, चार्जेबल मतलब कुछ दवाइयां बड़ी कॉस्टली होती हैं, तो जैसे ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके गया शाम को देनी है, तो नर्स बोलेगी भाई शाम को जो दवाई लगनी है आपकी, वो दवाई आपको मतलब पे करना पड़ेगा, तो पहले उसका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। दीज आर यूजुअली एक्सपेंसिव मेडिकेशन, इंजेक्शन है जो भी कुछ है, ठीक है। बिलिंग, पेशेंट इज चार्ज फॉर ईच इंडिविजुअल डोज, ठीक है। हर डोज के लिए क्या होता है, पेशेंट से चार्जिंग ली जाती है। प्रोसेस क्या है, द नर्स मेंटेन ए चार्ज स्लिप और एंटर द यूजेज इनटू कंप्यूटर सिस्टम फॉर एवरी डोज एडमिनिस्टर्ड। वो कंप्यूटर में ऐड करती है, स्लिप बनाती रहेगी, हाँ ये, और चार्ज लेती रहती है। जैसे एग्जांपल है एंटीबायोटिक है, या कुछ खास तरह के इंजेक्शन है, या कोई हाई कॉस्ट आईवी फ्लूइड्स है। नॉन चार्जेबल इसमें क्या, दीज आर लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम आइटम, पट्टी है, बैंडेज है, इस टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चार्ज नहीं करते, जो उसका बेड चार्ज होता है उसी में ओवरऑल मिला करके इंक्लूड हो जाता है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि भाई बेड चार्ज आपका 1000 रुपये, 1500 रुपये, तो हमको पता है कि अच्छा ये 10, 20, 50 रुपए की पट्टी इस्तेमाल हो जाएगी, 100 रुपए की पट्टी इस्तेमाल हो जाएगी, तो वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। बिलिंग, द कॉस्ट इज नॉट बिल्ड टू द पेशेंट इंडिविजुअली। अब उसका अलग से बिल नहीं बनाते हैं हॉस्पिटल वाले, कहते हैं देखो केवल दवाइयों का लिया, ये सब खर्चे नहीं किए हमने, ठीक है। इट इज टिपिकली एब्जॉर्ब्ड इनटू जनरल रूम रेंट और हॉस्पिटल सर्विस चार्जेस, जो उसी में ही इंक्लूड करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है, दीज आर कैप्ट इन बल्क एंड द फार्मेसी रिप्लेनिश देम
बेस्ड ऑन पार लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल, यानी कि ये बल्क में लेके आ जाते हैं, पट्टी है, ग्लव्स है, सिरिंजेस है, ये लाके स्टॉक कर दिया जाता है और जैसे उसका ऑर्डर लो पहुंचता है, क्योंकि वो सबके लिए इस्तेमाल होता है, सेंट्रल फार्मेसी से ला करके उसे फिर स्टॉक कर दिया जाता है। एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर, कुछ ऑइंटमेंट है, कॉटन है, बैंडेजेस है, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर कह रहा है इनलिस्ट डेली एक्ट। देखो जब भी इनलिस्ट बोलता है ना, इनलिस्ट का मतलब क्या है कि आपको केवल लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग मतलब केवल लिस्ट बना के देनी है। ठीक है, आपको केवल क्या करनी है, लिस्ट बना के देनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं उस लिस्ट में आप एक लाइन को डेफिनेशन में डाल दो, ज्यादा अच्छा है। एक्टिविटीज जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको बताइए। डिस्क्राइब इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग डेफिनेशन, प्रोसीजर और उसके बेनिफिट। इंटर कोलैबोरेशन, डॉक्टर नर्स के साथ मिलकर जो काम करेगा वो क्या चीज है, उसको डिफाइन करो, उसका प्रोसीजर बताओ और उसके बेनिफिट बताओ। तो सबसे पहले क्या है, डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अरे पहले क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है वो तो बताओ। तो डेफिनेशन। ठीक है, उम्मीद है जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी, और उन जो लोग एग्जाम दिए हैं और डेफिनेशन लिख के आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिख रहा होगा। अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, ये भी लाइसेंस्ड होता है, जो कि प्रोवाइड करता है डायरेक्ट पेशेंट केयर। ये अंतर है, उसका काम डिस्पेंसिंग का नहीं है, अब वो डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व है। ठीक है, इंक्लूडिंग मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, जो थेरेपी दी जा रही है उसको मैनेज करेगा। डिजीज स्टेट, डिजीज की क्या कंडीशन है उसको मैनेज करेगा। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करेगा, और एक इंटीग्रल मेंबर होता है मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम, यानी कि जो टीम जाती है वार्ड में राउंड के लिए, जिसमें डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उस टीम का एक बाकायदा मेंबर होता है। ठीक है, ओके। नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया, इस पॉइंट को आप चाहो तो हटा सकते हो, यहां सिर्फ मैंने समझाने के लिए लाइन बताई है। अनलाइक ए ट्रेडिशनल डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, जो कि एक ट्रेडिशनल फार्मासिस्ट है जिसका काम केवल दवाइयां देना होता है, उसको वो फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग मेडिकेशन, जिसका काम केवल दवाई देना होता है। उसके उलट एक जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है पेशेंट केयर में। ठीक है, एक हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक के अंदर या एम्बुलेटरी केयर सेटिंग के अंदर। बात समझ में आई? यानी कि सीधा फंडा क्या है, पेशेंट केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये लाइन खैर हटा दोगे, मैंने समझाने के लिए लगाई थी। डेली एक्टिविटी 7 पॉइंट जो आपके सिलेबस में मेंशन है। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, रिव्यूइंग पेशेंट मेडिकेशन चार्ट, पेशेंट का जो मेडिकेशन चार्ट है उसको रिव्यू करेगा। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करेगा, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर रखेगा, मेडिकेशन हिस्ट्री चेक करेगा, काउंसलिंग पेशेंट्स अबाउट मेडिसिन एंड देयर प्रॉपर यूज, जो मेडिसिन हैं उनका किस तरीके से सही से इस्तेमाल करना है उसको रिगार्डिंग में पेशेंट को काउंसल करेगा। और इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, डॉक्टर, नर्सेस, लैब एजेंट, लैब अटेंडेंट्स जो होते हैं उनके साथ एक तालमेल बैठा के रखेगा, जिससे कि पेशेंट की केयर बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, और इसी टॉपिक को यहां पर पूछा भी गया है डिटेल के। तो क्या है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन? तो डेफिनेशन क्या है, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क टुगेदर विद फिजिशियन, जहां पर वो साथ में काम करेगा फिजिशियन के, नर्स के और दूसरे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है, जिससे कि एक सेफ, इफेक्टिव और पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर मिल सके एक पेशेंट को। ठीक है, क्लियर? अब प्रोसीजर, इस इंटर कोलैबोरेशन की, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इसका डेली वर्क फ्लो कैसा रहेगा, यानी कि सबसे पहला स्टेप 1 क्या रहेगा, जॉइंट वार्ड राउंड, यानी कि शुरुआत तो यहीं से होगी कि आप वार्ड में राउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द क्लिनिकल फार्मासिस्ट जॉइंस द फिजिशियन एंड नर्सिंग टीम ड्यूरिंग द वार्ड राउंड। ठीक, एक्शन क्या लेगा वो, ड्यूरिंग द केस डिस्कशन, जब केस का डिस्कस चल रहा है, डॉक्टर पूछता है ये दवाई दे दी गई, ये दवाई नहीं दी गई, पूरी टीम के साथ डिस्कशन चल रहा है। द फार्मासिस्ट गिव सजेशन ऑन ड्रग सिलेक्शन, फार्मासिस्ट ड्रग सिलेक्शन को लेकर के अपना सजेशन देगा, पोटेंशियल साइड इफेक्ट के बारे में बता सकता है, डोज एडजस्टमेंट को अगर कोई संभावना है पेशेंट की लेटेस्ट लैब रिपोर्ट के हिसाब से, कि सर ये लैब रिपोर्ट आई है, अब तो इसमें ये चीज़ है, यहाँ पे हम ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल सलाह देगा, डॉक्टर देखेगा, रिपोर्ट देखेगा होगा, अगर जरूरत है तो डॉक्टर फिर कर देगा, करेगा डॉक्टर ही। ठीक है। स्टेप 2 मेडिकेशन रिव्यू एंड इंटरवेंशन। आफ्टर राउंड हो गया, द फार्मासिस्ट परफॉर्म अ डीप एनालिसिस ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट चार्ट। सब कुछ हो गया, वो लिख के चला गया, अब उस चार्ट को रिव्यू करेगा वो। ठीक है। एक्शन क्या लेगा? अगर उसे कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है, कोई गड़बड़ दिखाई पड़ती है, जैसे कि मान लो एन ओमिटेड डोज और अ सब थेरेपेटिक डोज, उसे लगता है कि ये वाली डोज तो लिखी नहीं है, उसके दिमाग में थी, उसने बोली थी बट मिस हो गई है, या उसको लगता है कि यहाँ 500 mg होना चाहिए था लेकिन है 100 mg, सब थेरेपेटिक डोज है। ठीक है। अगर ऐसा उससे लिखता है तो फार्मासिस्ट कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली विद द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर, उस डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा और सजेस्ट करेगा और क्लिनिकल इंटरवेंशन इस तरह से हस्तक्षेप करता है वो। हो गया इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। स्टेप 3 ड्रग इंफॉर्मेशन सरफेस। थ्रू आउट द डे द फार्मासिस्ट एक्ट एज एन ऑन कॉल कंसल्टेंट। ये जो फार्मासिस्ट होते हैं पूरे दिन ऑन कॉल दवाइयों को लेकर के किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कैसे? प्रोवाइडिंग रैपिड एविडेंस बेस्ड आंसर टू द मेडिकल टीम। मेडिकल टीम थी वहां पर, उन्होंने कहा कि ये दवाई है, इसका क्या था, कुछ लेटेस्ट आया है, रिसर्च थी, हमने सुना था, इसका क्या है, वो सब फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। ठीक है। तो वो जो पूरा है एक ड्रग की इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि उसी ड्रग की कॉम्पेटिबिलिटी, कोई नया ड्रग आया है या स्पेशलाइज्ड डोजिंग, कोई डोजिंग में चेंजेस आए हैं प्रेगनेंसी या पेडियाट्रिक में लेकर के, तो वो सारी बातें बताता है। स्टेप 4 मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन मतलब तो मिलान करना। कोलैबोरेटिंग विद द नर्सिंग स्टाफ ड्यूरिंग एडमिशन एंड डिस्चार्ज। जिस समय एडमिशन हुआ और जिस समय डिस्चार्ज हुआ, जो दवाइयाँ दी गई हैं, खिलाई गई हैं, जो दवाइयाँ देनी है, उसको मिलान करता है कि हाँ सब मैचिंग है, ओके है कि नहीं है। एक्शन फार्मासिस्ट वेरीफाई करेगा द होम मेडिकेशन लिस्ट। उसको अब घर के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही हैं विद द हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब लिस्ट, जो हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब की गई हैं और वो जो घर लेके जा रहा है, दोनों का मिलान करता है। इंश्योरिंग द नर्स इज अवेयर ऑफ एनी हाई रिस्क मेडिकेशन दैट रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग। और सुनिश्चित करता है कि कोई हाई रिस्क दवा है तो नर्स उसके ऊपर ध्यान रखे। स्टेप 5 डॉक्यूमेंटेशन एंड फीडबैक। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सारी चीजें हो जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट भी तो करना है। ऑल कोलैबोरेटिव एक्शन, पूरा दिन में जो भी उसने एक्शन लिए हैं, रिकॉर्डेड टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, उसको रिकॉर्ड करता है। कोई दवा उसने बताई, बदली गई है, कुछ भी चीज हुई है। ठीक है। एक्शन क्या है? द फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट द इंटरवेंशन एंड द आउटकम इन द पेशेंट्स प्रोग्रेस नोट्स। फार्मासिस्ट नोट करता है जो इंटरवेंशन हुआ, जो हस्तक्षेप हुआ उसने बताया, और जो चेंजेस हुए उसको लिखेगा, उसका क्या रिजल्ट आया वो नोट करता है, और सुनिश्चित करता है दैट द नेक्स्ट शिफ्ट, डॉक्टर से नर्स की जो अगली शिफ्ट है वो इस चेंजेस को लेकर के अवेयर हो कि हाँ ये सारे चेंजेस हुए, अब बदले जा चुके हैं। क्लियर? तो ये देखो, ये जो चीजें है ना, जिस चीज को बड़े आराम से और प्यार से बता रहा हूं मैं, ये बड़े काम की चीज है। ठीक है। और बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत भी आती है, प्लस ये चीज आपको कहीं ना कहीं जब आप आगे जाके जॉब वॉब करोगे तो आपके इंटरव्यू में भी काम में आता है। तो इसको जरा ध्यान से समझते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी 5 हेमेटोलॉजिकल टेस्ट विद इट्स नॉर्मल वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है। हेमेटोलॉजिकल जो ब्लड टेस्ट की बात कर रही है, हमको कोई भी 5 ब्लड टेस्ट के बारे में कौन कौन से होते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू और सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया अगर उसकी वैल्यू लो होगी या हाई होगी तो उससे क्या हमको पता चलेगा। ठीक है। तो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट को लिख दोगे, भाई ब्लड टेस्ट होता है, इससे हमें डिजीज के बारे में पता चलता है। और कोई भी 5, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट, पता ही आपको प्लेटलेट के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में पता है। ठीक है। ये वैल्यू भी आपको याद होगी। तो बड़े बेसिक से 5 मैंने यहां पे लिखे हैं, ये सर जो आपने देखे ही होंगे। नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की याद हर किसी को होगी, टीएलसी की वैल्यू हर किसी को याद होगी, प्लेटलेट की हर किसी को याद होगी। ठीक है। अब पीसीवी और ये 2 वैल्यू मानता हूं कुछ नहीं है करके, 3 वैल्यू आपको याद है, तीनों का मतलब पता होगा। भाई इसकी वैल्यू हाई हो जाती है क्या पॉलीसिथेमिया हो जाता है, लो है तो एनीमिया हो जाता है, इसमें हाई है तो ल्यूकोसाइटोसिस, लो है तो ल्यूकोपेनिया। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है। केवल नाम भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन ये वाला। देन डिफाइन पॉइजन। अब पॉइजन देखो, पॉइजन का जो डेफिनेशन है लॉ एंड एथिक्स में भी हम लोगों ने इसको देखा था, पॉइजन की कोई एज इट इज डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। हर वो चीज पॉइजन है
जिससे नुकसान हो जाएगा बॉडी को। जैसे कि मान लो पैरासीटामोल की ओवरडोज हो गया तब पॉइजन हो गया, ठीक है। तो पॉइजन का सिंपल आप खुद से बना के लिख सकते हो, कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी में जब जाता है, व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी बाय स्वेलोइंग, निगलने से, इनहेल सूंघने से, इंजेक्शन से, एब्जॉर्प्शन से, किसी भी तरीके से बॉडी में जाता है, वो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, बीमारी पैदा करेगा, चोट पहुंचाएगा, यहां तक कि मौत भी हो सकती है, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। देखो फार्मेसी के कुछ सब्जेक्ट, जैसे ये वाला सब्जेक्ट भी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप खुद की लैंग्वेज में बना के लिखना जानते हैं तो बहुत आसान है। और मैं जानता हूं जो बच्चे ऐसे हैं वो मेरे वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, केवल आइडिया लेते हैं, बस हो गया काम। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफाई की बात कर रहा है तो इंसेक्टिसाइड पॉइजन सबसे पहला जो आम घरों में पाया जाता है, जो इंसेक्ट को मारने के लिए होता है, उसके अंदर खास करके ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं एमसीक्यू भी आता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड और इसकी पॉइजन के लिए कौन सा एंटीडोट होता है, आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, बहुत ज्यादा संभावना एमसीक्यू में आएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल आप दे देंगे यहां पर, इसी में एक डीडीटी भी आता है। देन हैवी मेटल पॉइजनिंग, ठीक है ना, हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक या मरकरी है, जैसे मरकरी की बात करें जो मरकरी थर्मामीटर होते हैं, या किसी और वजह से बॉडी में चले गए। देन नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग, जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, ओपियम है, चरस, गांजा, अफीम वगैरह जो लोग कर लेते हैं, ठीक है। देन बार्बिट्यूरेट, बार्बिट्यूरेट में जनरली क्या, ओवरडोज, दवाइयों की जो ओवरडोज हो जाती है, जैसे फिनोबार्बिटल है, फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल सॉरी, और सीकोबार्बिटल, ठीक है। तो ये इसका आपको ने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब यहां पर आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, बिल्कुल आप यहां पर इसका सबका साथ साथ में एक एक एंटीडोट दे सकते हैं, क्योंकि एंटीडोट याद रखना जरूरी है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो यहां पे भी दे दोगे, अच्छी बात है। खत्म हो गया। व्हाट इज मेडिकेशन एरर, दवाइयों में एरर क्या होता है। दवाइयों में एरर बहुत तरीके से होते हैं, गलती से गलत दवा पेशेंट को मिल जाए या पेशेंट खा ले, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। गिव इट टाइप, टाइप देखेंगे अभी, और उसकी क्या स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि एरर ना हो। तो एरर क्या है, मेडिकेशन एरर क्या है, मेडिकेशन एरर इज एनी प्रिवेंटेबल मिस्टेक। देखो ये लाइन थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज करती है, कोई भी प्रिवेंटेबल, ऐसी मिस्टेक जिसको रोका जा सकता था, जो कि कॉज करेगी इन दैट में कॉज इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, कोई भी ऐसी घटना जिसको हम रोक सकते हैं जिसकी वजह से मेडिसिन का गलत इन एप्रोप्रिएट यूज हो सकता है और वो पेशेंट को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। अब वो कब कब हो सकता है, प्रिस्क्राइब करते वक्त, डिस्पेंस करते वक्त, खाते वक्त, या जिस समय मॉनिटरिंग हो रही है वहां कोई गड़बड़ हो जाए। कैसे, आओ देखें। अच्छा पहले से कारण देखते हैं। टू मैनी फोन कॉल्स, जो फार्मासिस्ट है काम कर रहा है, बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, तो गलती से उसने मान लो लासा ड्रग, लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग का नहीं ध्यान दिया, होगी गलती। ओवरलोड या वीकेंड्स, वीकेंड से बहुत काम होता है, गलती हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट है, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, ऐसा होता रहता है। कंसंट्रेशन, ध्यान नहीं है फार्मासिस्ट का, ठीक है। नो वन अवेलेबल टू डबल चेक, एक ही फार्मासिस्ट है, उसको दोबारा चेक करने के लिए दूसरा फार्मासिस्ट नहीं है। स्टाफ की शॉर्टेज है, सिमिलर ड्रग नेम वही लासा वाला आ गया। नो टाइम टू काउंसल, काउंसलिंग का समय नहीं है। इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन सही अच्छी राइटिंग में नहीं लिखी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अब तो खैर टाइम नहीं है, नेक्स्ट जब आगे जब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। एक डॉक्टर है, बड़ा अच्छे लिखते हैं हमारे, मतलब जो मेरे बच्चों के लिए मैं प्रेफर करता हूँ डॉक्टर, उनकी राइटिंग दिखाऊंगा, बहुत प्यारी राइटिंग है। डॉक्टर्स की ऐसी राइटिंग देख के दिल खुश हो जाता है। खैर, मिस इंटरप्रेटेड प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जो था उसको मिस इंटरप्रेट, गलत समझ लिया या पढ़ लिया। ओके, टाइप्स विद स्ट्रेटजी, हम अब देखेंगे हर टाइप, अलग अलग प्रकार के जो एरर्स होते हैं और उसको रोकने के क्या तरीके हैं। तो बड़ा सिंपल है इसमें। जैसे सबसे पहला क्या है, प्रिस्क्राइबिंग एरर। क्या है प्रिस्क्राइबिंग एरर, ये कब होता है, ड्यूरिंग प्रिस्क्राइबिंग ऑफ मेडिसिन ड्यू टू रॉन्ग ड्रग डोज, डोजेस फॉर्म, रूट और फ्रीक्वेंसी। गलती से गलत दवा दे दी, या डोज 100 देनी थी 500 दे दी। डोजेस फॉर्म, आपको देना इंजेक्शन था, टैबलेट दे दिया, टैबलेट देनी थी इंजेक्शन लगवा दिया है। रूट गलत बता दिया है, ठीक है, यानी कि रूट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई क्रीम है लगाने के लिए होनी चाहिए थी, या जैसे कि रूट है ना खाने के लिए है, आईवी और आईएम होती है, तो गलत रूट लगा दिया। फ्रीक्वेंसी, दिन में 2 बार खानी है 3 बार के लिए बोल दिया, तो इस टाइप से गलतियां हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगी
गलत एंटीबायोटिक दे दी है या गलत डोज दे दी है, एक ही बात आ गई। क्या तरीके हैं इसे रोकने के? राइट क्लियर एंड कंप्लीट। जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखो क्लियर और कंप्लीट लिखो। यूज कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्राइबिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें अगर आप गलती करते हो कोई चीज तो वो आपको एरर बताता है। अवॉइड एब्रिविएशन, आप एब्रिविएशन का यूज मत करो, जैसे कि लिखते हैं ना BID, इस टाइप से जो एब्रिविएशन होती हैं। रिव्यू पेशेंट एलर्जी, पेशेंट की एलर्जी को पक्का रिव्यू करो और उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री को पक्का रिव्यू करो, तो आप कहीं भी गलत दवा नहीं लिखोगे, ठीक है। और इन सब में जो प्रिवेंट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है, पेशेंट की एलर्जी और उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ओमिशन एरर, ओमिशन मतलब कोई चीज मिस हो गई, ठीक है। फेलियर टू एडमिनिस्टर एंड ऑर्डर डोज टू ए पेशेंट बिफोर द नेक्स्ट शेड्यूल्ड डोज, जो अगली डोज है उसको देने से पहले, मतलब जो पहली डोज थी वो किसी तरीके से क्या हो गई है, मिस हो गई है। बात समझ में आ रही है? अब कैसे? जैसे कि मान लो इंसुलिन की डोज थी वो मिस हो गई है, या ड्रग नॉट सप्लाइड टू पेशेंट, पेशेंट के पास तक वो दवा पहुंची ही नहीं, तो पेशेंट खाएगा कैसे हॉस्पिटल के अंदर? क्या तरीके हैं? मेंटेन प्रॉपर मेडिकेशन चार्ट, उसका प्रॉपर मेडिकेशन चार्ट बनवाइए। इंश्योर टाइमली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टाइमली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसका करिए। यूज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड रखिए। इंप्रूव कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ, स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन करिए। तो ये एक कॉमन तरीके, अगर आपको ये पता है, समझ में आता है, तो आप प्रिवेंशन स्ट्रेटजी खुद से भी लिख सकते हैं। रॉन्ग टाइम एरर, यानी कि मेडिकेशन एट ए टाइम डिफरेंट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल, जिस टाइम पे बोली गई है दवा खाने के लिए वो उसके किसी और समय पे दवा खाई जा रही है, ऐसा कब होता है? ठीक है, ऐसा कई सारे कारण होते हैं। अच्छा एग्जांपल आप दे दोगे, गिविंग एंटीबायोटिक सेवरल आवर लेट, देनी थी दोपहर को, दी जा रही है शाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शेड्यूल को फॉलो करना है, अलार्म से रिमाइंडर सिस्टम रखना है घड़ी में या मोबाइल में, जो भी आपका प्रॉपर नर्सिंग सुपरविजन होना चाहिए। मतलब सबके कहीं ना कहीं घूम फिर के जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। अनऑथोराइज्ड ड्रग एरर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग नॉट ऑथोराइज्ड बाय ए लेजिटिमेट प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर्स उसको लिखने के लिए ऑथोराइज नहीं था, लेकिन तब भी डॉक्टर ने वो दवा लिख दी है, ठीक है। जैसे कि गिविंग डिसकंटिन्यूड मेडिसिन, कोई दवा जो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, उसकी बंद कर दी गई, वो दवा दे दी गई है, लिख दी गई है। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, दवा खिला दी गई है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। इसका क्या तरीका है? वेरीफाई फिजिशियन ऑर्डर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिशियन का जो ऑर्डर है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर एक बार वेरीफाई करें। मेंटेन अपडेटेड पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का अपडेटेड रिकॉर्ड, ठीक है। पुराना रिकॉर्ड देख के दे दिया तो वो दवा तो बंद थी, तो नया रिकॉर्ड हमेशा देखें। रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द मेडिसिन, मेडिसिन के लिए जो अनऑथराइज एक्सेस है कि हर कोई लिखता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिर पांचवा है इम्प्रॉपर डोज एरर, डोज का एरर हो गया, प्रॉपर डोज नहीं है, ठीक है। ओवरडोज या अंडर डोज होगी, देनी थी 250 mg या 100 दे दिए, 500 दे दिए, ठीक है। तो इसके लिए डबल चेक करें कैलकुलेशन को कि भाई कितनी डोज होनी चाहिए। यूज स्टैंडर्ड डोजिंग गाइडलाइन, जो डोजिंग के गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करें। वेरीफाई पेडियाट्रिक एंड जेरिएट्रिक डोजेस केयरफुली, आप जो पेडियाट्रिक और जेरिएट्रिक यानी कि बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जो डोजेस हैं उसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देन रॉन्ग डोजेस फॉर्म, ठीक है ना, देखो यहां ध्यान रखेंगे, ये है डोज का एरर, 200 mg 250 mg, ये डोजेस फॉर्म आ गई है, टैबलेट की जगह सिरप दे दिया है, सिरप की जगह इंजेक्शन दे दिया, इस टाइप से, ठीक है ना। क्लियर? डोजेस फॉर्म याद रखेंगे। तो टैबलेट दे दिए सिरप की जगह पे, सस्टेन रिलीज टैबलेट क्रश्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका एक देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं मैं, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना कि सिरप, तो इसमें कई बार होता है इस तरीके से कि रॉन्ग गलत दे दिए, बट ठीक है, इसका चलो अब वो बात नहीं करेंगे, वो लंबा हो जाएगा, फिर एग्जांपल थोड़ा लंबा है, वो एक रियल लाइफ एग्जांपल था, बाद में करेंगे बात। प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या है? वेरीफाइड डोजेस फॉर्म बिफोर डिस्पेंसिंग, डिस्पेंस करने से पहले वेरीफाई करेंगे डोज को, हेल्थ केयर स्टाफ को एजुकेट करेंगे, प्रॉपर लेबलिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की प्रॉपर लेबलिंग करेंगे। रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन एरर, ठीक है, ऑकरिंग ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन, डाइल्यूशन और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे कि पाउडर आता है, उसमें हम दवा मिलाते हैं, उसमें एक लाइनिंग होती है, अगर आप देखिए गौर से तो ये शीशी होती है, ठीक है, ये पाउडर होता है और यहाँ तक एक लाइन होती है, तो जो हमको वो मिलता है क्या कहते हैं पानी, उसको यहीं तक डालना होता है। तरीका उसका होता है
कि आप पहले थोड़ा पानी डाल देंगे, हिला देंगे अच्छे से ताकि दवा घुले, फिर आप थोड़ा और डालेंगे, हिला देंगे, फिर यहां तक करके छोड़ देंगे। अगर बहुत ज्यादा यहां तक भर दिया तो डाइल्यूट हो जाएगी, थोड़ा रहने दिया है तो कंसंट्रेट हो जाएगी। ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? स्टैंडर्ड प्रिपरेशन प्रोटोकॉल, जो प्रिपरेशन प्रोटोकॉल है डाइल्यूट करने का, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो उसमें समझाया था मैंने कि किस तरह से दवा को प्रिपेयर किया जाता है। पहले पाउडर को हिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है, पूरा तरीका होता है। प्रोवाइड स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यूज एसेप्टिक टेक्निक्स एंड चेक लेवल केयरफुली, लेवल्स पे क्या लिखा है, ठीक है। और एसेप्टिक टेक्निक मतलब साफ सुथरी जगह पे हम यह काम करें, किसी अनहाइजीनिक जगह पे काम ना करें। रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निक एरर, गलत टेक्निक या एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि इंजेक्टिंग आईवी ड्रग आईएम, आईवी को हमने आईएम इंट्रोड्यूस कर दिया। रॉन्ग इन्फ्यूजन रेट, इन्फ्यूजन रेट जो बॉडी में जाना था, एक कितनी रफ्तार से दवा जानी चाहिए, वो गलत हो गया वो। ठीक है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, प्रिवेंशन स्टडीज को रोकने का क्या तरीका है? ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रॉपरली, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को प्रॉपरली ट्रेन करना है। फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। यूज इन्फ्यूजन पंप वेयर नेसेसरी, इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों का से डायरेक्ट समझ में नहीं आती हैं, बट क्लासेस के दौरान मैंने इसको बिल्कुल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। फिलहाल पॉइंट से आप समझिए। कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो उसको, जैसे इन्फ्यूजन पंप है तो इसको आप थोड़ा सा गूगल पे जाके डायग्राम देख सकते हो तो दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी वो सारी चीज मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। डेटेरियोटेड ड्रग, जो दवा खराब या एक्सपायर हो गई वो दे दी गई है गलती से। ठीक है। यूजिंग एक्सपायर्ड इंजेक्शन या ड्रग स्पॉइल ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, दवा एक्सपायर तो नहीं हुई है लेकिन गलत तरीके से स्टोर किया हुआ है तो वो खराब हो गई है। क्या तरीका है? चेक करेंगे एक्सपायरी डेट को रेगुलरली, स्टोर करेंगे मेडिसिन को प्रॉपर अंडर रिकमेंडेड कंडीशन, फॉलो फीफो फैफो सिस्टम, जिससे कि कभी भी जो दवा है वो खराब दवा पेशेंट के पास नहीं जाएगी। तो सिंपल सिंपल चीजें, मैंने कहा ना एचसीपी बहुत आसान है अगर आप वहां से जुड़े हुए हैं। देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, ये लेक्चर ये वाला इसीलिए लेंथी है, आप केवल 6 पॉइंट पढ़ के जाएंगे। मॉनिटरिंग एरर, फेलियर टू रिव्यू और मॉनिटर ड्रग थेरेपी एप्रोप्रिएटली, जो थेरेपी चल रही है आपने उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं किया, अब जो दवा का डोज का एडजस्टमेंट होना था वो नहीं कर पाए आप। ठीक है। नॉट मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग इंसुलिन थेरेपी, अब दे जा रहे हो इंसुलिन, पता चला हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। इग्नोरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आप जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे हो उसको आप इग्नोर कर रहे हो। इसका तरीका क्या है? प्रॉपरली रेगुलेट करो, पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर करो। मॉनिटर लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स हैं उसको प्रॉपर मॉनिटर करो। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी होता जा रहा है इंप्रूवमेंट या क्या कहते हैं दिक्कतें आ रही हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फॉलो अप होना चाहिए, तो मॉनिटरिंग एरर कभी नहीं आएंगी। कॉम्प्लायंस एरर, अनुपालन, दवाइयों का प्रॉपर अनुपालन नहीं होता है, डोज छूट रही है या स्टॉपिंग ट्रीटमेंट अर्ली, पैसे नहीं आए, कुछ ही भी वजह से ट्रीटमेंट जल्दी बंद कर दिया। इसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या है? आप पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, दवा स्किप करना या इलाज को बंद करने के साइड इफेक्ट बताएंगे। सिंपली डोजेस शेड्यूल को सिंपल रखेंगे ताकि उसे दिक्कत ना हो। गिव रिटन इंस्ट्रक्शन एंड रिमाइंडर्स, लिख करके उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, रिमाइंडर देंगे कि कैसे कैसे और कब कब दवा खानी है। कुछ और मेडिकेशन एरर होते हैं जो कि ऊपर लिस्टिंग नहीं है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन एरर, आपने किया सारा काम लेकिन डॉक्यूमेंटेशन गलत कर दिया। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक, डॉक्टर का या कुछ भी चीज थी जो उसको ट्रांसक्राइब यानी कि गलत तरीके से समझ के लिख दिया उसको। तो यहाँ पर क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का यूज करें और कंडक्ट रेगुलर मेडिकेशन ऑडिट और स्टाफ ट्रेनिंग। सिंपल सी कहानी है। ठीक है। 12 दिए हैं, 12 में से आप कोई भी 6-7 अच्छे जो लगे वो आप याद करेंगे। नाउ 3 मार्क्स से क्वेश्चन। डिफाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस, गिव रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है? ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी दैट रिस्पॉन्ड टू नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरत को जो पूरा करे। हु यूज द फार्मासिस्ट सर्विस, जो फार्मासिस्ट सर्विस को ले रहे हैं वो लोगों की जरूरत के हिसाब से काम करें और प्रोवाइड करें ऑप्टिमल एविडेंस बेस्ड केयर, सबूतों के आधार पर पेशेंट की देखभाल हो। ठीक है। तो आगे लिख देंगे आप, ये लिखने का तरीका भाई FIP ने ऐसा ऐसा कहा है। ओके। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पर्सनल रिक्वायरमेंट, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कब हो पाएगी? क्या रिक्वायरमेंट है? पर्सनल मतलब जो इंसान है वो क्वालिफाइड हो,
उसको लगातार एजुकेट किया जा रहा हो, कोई नई टेक्निक आ गई है केयर करने की तो उसको लगातार ट्रेनिंग मिलती रहे, ठीक है। अपीयरेंस, स्टाफ शुड वियर क्लीन एप्रॉन, क्लीन और हाइजेनिक हो, तभी सामने वाले का मन करेगा यार ये बंदा अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा इन द सेंस पेशेंट कहेगा यही सामने वाला गंदा संदा सा, ये मेरा क्या ध्यान रखेगा, ठीक है। तो मैं फटाफट हेडिंग पढ़ रहा हूं, आगे आप लिख सकते हैं अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रीमाइसेस, जो जगह है वो क्लीन होनी चाहिए, वेल लिट, अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए, वहां पे हवा का आने जाने का प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव प्रोफेशनल अपीयरेंस दैट इनकरेजेस पेशेंट ट्रस्ट, एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए कि पेशेंट को लगे कि हाँ सही जगह है और ये यहां से मेरा देखरेख अच्छी हो जाएगी। स्टोरेज कंडीशन, एडिक्वेट स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, शेल्फ वगैरह प्रॉपर हर चीज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर का वो 2 से 8 डिग्री वैक्सीन के लिए, इंसुलिन के लिए रहे, ड्राई प्लेस सारी जगह सूखी होनी चाहिए टैबलेट्स वगैरह के लिए, तो स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। काउंसलिंग एरिया आपका एक प्रॉपर होना चाहिए। अ डेडिकेटेड प्राइवेट स्पेस, थोड़ा सा अलग, क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें डिस्कस करनी होती है, पर्सनल चीजें होती है बीमारी को लेकर के, तो वो एक अलग होना चाहिए जिससे कि पेशेंट को लगेगी मेरी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और वो कोई और सुन भी नहीं पाएगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रूफ रहेगा। सैनिटेशन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, आपके लोग क्वालिफाइड हो, आपका जो प्रीमाइसिस है वो वेल स्टैंडर्ड्स जो प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करता हुआ हो। प्रोसेस और ऑपरेशन की बात करें तो आपके पास एसओपी होनी चाहिए, यानी कि एसओपी उम्मीद है समझ में आता होगा। एवरी एक्टिविटी फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट टू डिस्पेंसिंग, हर एक एक्टिविटी रिटन फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए कि कौन सा काम कैसे करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, यही तो होती है एसओपी, ठीक है। ओके, अच्छा एसओपी का फायदा क्या है, कंसिस्टेंसी एंड मिनिमाइज एरर, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, काम कैसे करना, कोई ये नहीं कह सकता मेरे को ऐसा लगा, अरे लगा क्या, एसओपी लिखी हुई है वहां पर, तुमको लगने वाली बात क्या रहेगी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एसओपी, एरर कम हो जाते हैं। प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, फार्मासिस्ट मस्ट वेरीफाई द लीगैलिटी एंड क्लिनिकल एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एवरी प्रेस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेंसिंग। कोई पर्चा लेके आ रहा है, ये नहीं कि आप दवा डिस्पेंस कर दो, आप देखिए कि वो लीगल है और वैलिड है, उसके तरीके हैं देखने के जो कि हमने डिस्कस किए थे। फिलहाल आप 2 वर्ड याद रखेंगे, वेरीफाई करेगा लीगैलिटी और वैलिडिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेबलिंग, मेडिसिन मस्ट बी लेबल्ड क्लियरली विद द ड्रग नेम, अगर लेबलिंग की जरूरत पड़ रही है तो प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो खाना खाने के बाद लेना है तो टेक आफ्टर फूड। पेशेंट काउंसलिंग ये तो होनी चाहिए, दवा देने के बाद की पेशेंट की काउंसलिंग जैसे होती है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, यूजली इंडिया के अंदर 2 साल तक रखा जाता है। नार्कोटिक रिकॉर्ड, उसके लिए एक अलग रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। एरर रिपोर्टिंग, अगर कोई एरर है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन एरर एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव सेफ्टी, पूरा उसका रहना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। दिस इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब जिन लोगों को लगता है कि सर ये हेडिंग तो हम नहीं दे पाएंगे, भूल जाते हैं, तो आप इनको ही पॉइंट दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 ये भी कर सकते हो, ठीक। चलिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत ही गलत कर रहे हैं आजकल, जाते हैं और सर्दी खांसी जुकाम हुआ, भैया ये एंटीबायोटिक, नॉर्मल एंटीबायोटिक की नॉलेज आजकल थोड़ी बहुत सबको हो गई है, ठीक है। जो शॉप पे बैठता है उसे भी होती है, वो कहता है भैया खा लो 2 दिन में ठीक हो जाओगे, वो खाता है सुबह शाम खाता है, आराम पड़ता है, छोड़ देता है। गलत है, एंटी माइक्रोबियल का रेजिस्टेंस इसीलिए बढ़ रहा है। एकदम आप लोग दिमाग में ये बात सेट कर लो अपने लिए, परिवार के लिए, भले आप ठीक हो गए हो, मिनिमम चाहे डॉक्टर जब भी दवा लिखता है तो मिनिमम आपको क्या है 3 डेज तो खानी है, भले आप ठीक हो गए हो। अदरवाइज जो अब स्टैंडर्ड आ रहा है वो 5 डेज का आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है तो 5 डेज, ठीक है ना, क्योंकि 5 डेज 2 से 3 दिन के अंदर वो ओके हो जाता है। सिस्ट कई बार रह जाते हैं, स्पोर्ट्स कई बार बॉडी के अंदर रह जाते हैं, तो वो जब आप पूरी 5 डेज का कोर्स कर लेते हो, ये एक नॉर्मल है, हर किसी के लिए नहीं, कई बार 20-20 21 दिन खानी होती है, ठीक है। तो 5 दिन अगर आपकी एंटीबायोटिक चली है तो बिना डॉक्टर को बताए बंद ना करें। देखो स्ट्रिक्टली बताई जा रही है ये बात, आने वाले टाइम पर एंटीबायोटिक का क्राइसिस आने वाला है, ठीक है,
चलिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक खाएंगे उनके ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है, एंटीवायरल एंटी फंगल जो भी खा रहे हो उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, यही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, अब इसको प्रिवेंट करना है। फार्मासिस्ट का रोल क्या है? प्रमोट रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक। रैशनल यूज का मतलब समझते हो ना, सही टाइम पे सही डोज में कितने समय के लिए कितने दिन में कितनी बार, वो चीज होना चाहिए। डिस्पेंस एंटीबायोटिक ओनली ऑन वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, हर किसी को एंटीबायोटिक ना दे, प्रिस्क्रिप्शन हो तभी दे। इंश्योर करेक्ट ड्रग डोज रूट और ड्यूरेशन, सुनिश्चित करें कि जो एंटीबायोटिक जा रही है उसका जो दवा है वो सही है, डोज रूट और ड्यूरेशन एकदम सही है। डिस्करेज ओवर यूज, अंडर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का ओवर यूज, अंडर यूज, मिस यूज को डिस्करेज करे, मतलब मना करे। पेशेंट को काउंसलिंग करे कि भैया फुल कोर्स करें, जो मैं यही बात बता रहा था, ये नहीं कि एक दिन में आराम पड़ गया अब हम नहीं खाएंगे, बाकी दवा लौटा दे रहे हमारे पैसे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक टैबलेट 25 रुपए की थी, ये काम नहीं करना है। वार्न अगेंस्ट सेल्फ मेडिकेशन एंड शेयरिंग लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। और मुझे खांसी जुकाम था या कुछ और दिक्कत थी तो मेरी बच गई तो मैंने किसी और को दे दी, भैया ले तेरे को दिक्कत है तू भी खा ले, ये काम नहीं करना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू थेरेपी, जो थेरेपी चल रही है उससे आपको एडहेर रहना है, जब तक पूरी ना हो जाए चिपके रहना है, छोड़नी नहीं बीच में। एजुकेट द एंटीबायोटिक, एजुकेट दैट एंटीबायोटिक आर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉट फॉर वायरल। यस, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक नहीं होती है, तो सर फिर एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है वायरल इन्फेक्शन में? वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक इसलिए कई बार दे दी जाती है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से कई बार बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, कुछ और चीजें होती है जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। रिमेंबर, ठीक है, मान लो वायरल इन्फेक्शन है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, लड़ रहा है, बिजी है, इसी बीच में कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया जो नॉर्मली बॉडी पे अटैक करता तो विफल हो जाता क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी थोड़ी वीक हो रखी है, किसी दूसरे ने अटैक किया बैक्टीरिया ने, वो अब जीत जाएगा। इस चक्कर में एंटीबायोटिक साथ में दी जाती है। एंटीबायोटिक वायरस को खत्म नहीं करती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, लाइक कोल्ड और फ्लू। मतलब बात समझ में आ गई, जो छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप पार्टिसिपेट, मतलब जो स्टीवर्डशिप का मतलब क्या हो गया कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू हॉस्पिटल एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप मतलब होता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। प्रोवाइड फीडबैक ऑन प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर्स क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, वो तो पता होता ना फार्मासिस्ट को, वो बताना कि भाई ये तो इस तरह से फॉलो कर रही है, तो अंधाधुन लिख रहे हैं, या ये डॉक्टर सही लिख रहा है, ये अंधाधुन चला रहे हैं एंटीबायोटिक को, वो पैटर्न पता चलता है। हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हेन पॉसिबल, कोशिश करें नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज ना करें क्योंकि वो बेवजह दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनको रेजिस्ट करने में हेल्प कर देता है। सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटर एंटीबायोटिक यूज एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक का कैसा यूज हो रहा है, क्या कोई रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है। रिपोर्ट इरेशनल और एक्सेसिव एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन, अगर डॉक्टर्स लिख रहे हैं इरेशनल या एक्सेसिव एंटीबायोटिक तो उसको रिपोर्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे आपको मेंशन करने हैं, और पॉइंट है, ओके 8 पॉइंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल सपोर्ट, इंश्योर प्रॉपर हैंड हाइजीन अवेयरनेस एंड सेफ डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, प्रमोट वैक्सीनेशन, अच्छा इस पॉइंट को हटा सकते हो, यहां पे लिख सकते हो, प्रमोट वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस इन्फेक्शन लोड, कोशिश करें कि हर किसी को वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करें, वैक्सीनेशन लग जाएगी तो एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मुलरी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, असिस्ट द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी इन प्रिपेयरिंग हॉस्पिटल एंटीबायोटिक कमिटी, हॉस्पिटल की जो एंटीबायोटिक कमिटी है, ठीक है, एंटीबायोटिक पॉलिसी है, सॉरी, उसमें कौन सी एंटीबायोटिक रहनी चाहिए, कौन सी नहीं रहनी चाहिए, किस हिसाब से है, तो उसमें वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। इंश्योर करेंगे कि इंक्लूजन ऑफ इसेंशियल एंटीबायोटिक, जो जरूरी एंटीबायोटिक है वो रहे और इरेशनल कॉम्बिनेशन हट जाए। फार्माकोविजिलेंस यानी कि मॉनिटर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ट्रीटमेंट फेलियर, अगर कोई ट्रीटमेंट फेलियर है, कोई एंटीबायोटिक काम पहले कर रहा था अब नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, वो चीज रिपोर्ट करेंगे। एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, नर्सेस है, जूनियर स्टाफ है, ठीक है, सेफ एंटीबायोटिक प्रैक्टिस क्या है उसको लेकर के उनको एजुकेट करना, ठीक है, क्लियर। चले आगे।
फिर कह रहा है गिव द वेरियस फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। अब सबसे पहले तो आप बताएंगे कि भैया फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी क्या होती है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी कमेटी होती है, उसमें एक ये भी है। ये जो ग्रुप होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का हॉस्पिटल के अंदर, इसके अंदर फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रमोटिंग द सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये है इसका मेन काम। होती क्या है, इसमें एक कमेटी बनाई जाती है जो कि एक तरह से दवाइयों का पूरा निगरानी रखती है, कौन सी दवाइयाँ यूज होंगी, कौन सी हटेंगी, कौन सी रहेंगी, हर एक चीज। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट, जो दवाइयों की फॉर्मुलरी होती है उसको मैनेज करना। इवोल्यूटिंग न्यू ड्रग, कोई नया ड्रग आया है मार्केट में तो उसको क्या पुराने दवाई से रिप्लेस करना है, नहीं करना है। रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग ड्रग, जितनी दवाइयां हैं हमारी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर क्या वो सही हैं सारी, क्या बदलने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, डेवलपिंग फॉर्मुलरी पॉलिसीज। ठीक है, जो हॉस्पिटल फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं उसके लिए जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, नए रूल वगैरह, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन, लिमिटिंग द यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कौन से दवाइयों को रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, प्रायर अथोराइजेशन रिक्वायरिंग प्री अप्रूवल बिफोर अ ड्रग कैन बी डिस्पेंस्ड, कुछ दवाइयों के ऊपर अप्रूवल लगा दिया जाता है कि भाई इस दवा को अगर आप लिख रहे हो तो उससे पहले आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो ये सारे काम इनके हैं। मैनेजिंग ड्रग शॉर्टेजेस, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग ड्रग शॉर्टेजेस बाय आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, कि अगर कोई ये दवा शॉर्ट हो गई है तो इसके दूसरा अल्टरनेटिव क्या चलाया जाएगा। तो मतलब दवाइयों को लेकर के ही सारे इनके काम रहते हैं। मेडिकेशन सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें क्या है, ओवरसीइंग एडवर्स ड्रग्स इवेंट, कोई दवाइयों को लेकर के एडवर्स ड्रग हो रहा है, रिएक्शन हो रही है तो उसको क्या करना, रिपोर्ट करना और मैनेज करना कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, उसको आगे जाके उस पर आगे ना हो भविष्य में उसको देखना। इम्प्लीमेंटिंग रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी, रिकमेंडिंग चेंजेस टू प्रिवेंट फ्यूचर एरर, कोई गलती अगर हुई है तो फ्यूचर में ना हो उसके लिए करेक्टिव प्लान तैयार करना। डेवलपिंग पॉलिसीज फॉर हाई रिस्क मेडिकेशन, ठीक है, क्रिएटिंग एंड अप्रूविंग स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉर द सेफ यूज ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन लाइक ओपियोइड, इंसुलिन, एंटीकोगुलेंट, जो हाई अलर्ट बहुत रिस्की होती हैं, इनको ओवर यूज करने से नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए पॉलिसीज डेवलप करना। ठीक है, ड्रग यूज एवोल्यूशन या मेडिकेशन यूज इवोल्यूशन सॉरी, दिस इज ए सिस्टेमिक ऑनगोइंग फंक्शन फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट क्या मतलब है, कंड्यूसिंग DUE MUE स्टडी, मतलब सिलेक्टिंग स्पेसिफिक ड्रग्स और डिजीज स्टेट, कोई बीमारी है या दवा है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड रेट्रोस्पेक्टिवली इवैल्यूएटिंग देयर यूज अगेंस्ट प्री डिफाइंड एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया। ठीक है, तो सिंपल सा कहानी का मतलब क्या होगा, आर वी यूजिंग द करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन फॉर अवर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंटीबायोटिक। तो ये एक तरह का कंड्यूसिंग मतलब एक तरह की स्टडी करते रहते हैं, क्या हम लोग सही कर रहे हैं और हमारे पेशेंट सही हो रहे हैं इससे कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है, क्या हम सही डोज और ड्यूरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे निमोनिया के पेशेंट है जिनके ऊपर हम एंटीबायोटिक चला रहे हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, जो यहाँ से डाटा आया उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई गड़बड़ है, ओवर यूज या अंडर यूज है तो उसको करेक्ट करेंगे, मतलब कि जो ये ट्रीटमेंट चला रहे हैं क्या वो सही चल रहा है। इंप्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शन, और अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे काम है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली रूल्स वगैरह हैं जो वो तैयार करना। क्रिएटिंग मेडिकेशन यूज पॉलिसी, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, प्रिस्क्राइबिंग, ट्रांसक्राइबिंग और डिस्पेंसिंग के जो रूल्स रहेंगे, स्टोरेज और सिक्योरिटी के जो रूल्स रहेंगे, प्रिपरेशन कंपाउंडिंग के जो रूल्स रहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर पॉलिसीज होती हैं वो तैयार करते हैं। रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग क्लिनिकल गाइडलाइंस, डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल पाथवे एंड प्रोटोकॉल्स, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो एविडेंस बेस्ड होगा, उसको डेवलप करते हैं और उस हॉस्पिटल में लागू करते हैं। ठीक है, कि इस हॉस्पिटल में मान लो एक ही बीमारी को 4 उसके एविडेंस प्रूफ तरीके हैं, तो इस हॉस्पिटल में क्या फॉलो होगा उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं कि ये तरीका फॉलो किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन मतलब फैलाना, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन को बांटेंगे सब में, जैसे कि पब्लिशिंग फॉर्मुलरी न्यूज़लेटर या ड्रग बुलेटिन, कोई भी दवाइयों को लेकर के जो नई चीज़ आई है, चेंजेस आए हैं या रिव्यू हुआ है उसको या अलर्ट है उसको क्या करेंगे, सभी में बताएंगे, जैसे कि आप जो डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस हैं, हर किसी को। आइडेंटिफाइंग एजुकेशनल नीड, अगर कहीं पर एजुकेशन देने की ज़रूरत है, कहीं पर लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो स्टाफ है या
कोई पर्टिकुलर, हाँ वही स्टाफ है जो उनको एजुकेट करने की जरूरत है, तो उसको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। सर्विंग एज ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। द कमिटी रिजॉल्व ड्रग थेरेपी कंट्रोवर्सीज एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन। कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि ये दवा है या ये दवा है, हो जाता है दो डॉक्टर्स या उसको लेकर के, फार्मासिस्ट या डॉक्टर के बीच में, तो उस कंट्रोवर्सी को भी ये ठीक करते हैं और एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन देते हैं कि नहीं ये वाली नहीं, ये वाली सही रहेगी, ठीक है, क्लियर। देन एक्सप्लेन इन डिटेल फीफो एंड फेफो मेथड। ये तो सिंपल है एकदम। फीफो इसका क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये एमसीक्यू में भी आता है। डेफिनेशन क्या है, ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तरीका है जहां पे जो आइटम पहले आता है उसको हम पहले निकाल देते हैं। एग्जांपल, बैच ए बैच बी, इसको 1 जनवरी को आया, 15 जनवरी को आया, तो अकॉर्डिंग फीफो बैच ए पहले निकाल दिया जाएगा, खत्म कहानी। क्या पर्पज है, एक्सपायरी ना हो, ओल्डर स्टॉक निकलता रहे, क्वालिटी और सेफ्टी मेंटेन रहे, मिनिमम लॉस कम से कम हो, ठीक है, सॉरी पर्पस। एडवांटेज क्या है, वही जो पर्पस आ गया वही एडवांटेज में आ जाएगा कि एक्सपायरी और वेस्टेज रुकता है, फ्रेश एंड इफेक्टिव स्टॉक हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है, सिंपल और इजी होता है, प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो काफी एक्यूरेट होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, मे बी डिफिकल्ट टू मैनेज इफ बैचेस आर मिक्स्ड और लार्ज इन क्वांटिटी। बैचेस मिक्स हैं और बड़ी क्वांटिटी में तो दिक्कत आता है। रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट बी एक्यूरेट टू अवॉइड कंफ्यूजन। यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज दिक्कत आती है। इन इन्फ्लेशन पीरियड इट में शो हायर प्रॉफिट। जो इन्फ्लेशन पीरियड होता है वहां पर ये प्रॉफिट ज्यादा शो करता है, क्योंकि ओल्डर तो निकल गए हैं, ठीक है, जो नया वाला बैच आया कॉस्टली आता है तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा शो करता है। फेफो मेथड, अच्छा अब इसमें जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको नहीं देने तो एटलीस्ट ये और पर्पस यहां तक देकर के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फेफो फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, जो पहले एक्सपायर होगा हम उसको पहले निकालेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले आया है या बाद में आया है, ठीक है। ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक तरीका है जहां पे जो एक्सपायर डेट पहले होने वाली होती है उसको हम पहले निकाल देते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस, फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसे कब रिसीव किया। एग्जांपल दे दोगे, बैच ए एक्सपायर हो रहा है मार्च में, बैच बी जनवरी में, तो जनवरी वाले को हम पहले निकाल देंगे, ठीक है। पर्पस क्या है, सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हम दवा को एक्सपायर और उसका वेस्टेज रोकना चाहते हैं। इंश्योर पेशेंट रिसीव सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। अब जब एक्सपायर दवा हुई नहीं तो पेशेंट को हमेशा सेफ मेडिसिन मिलेगी। मेंटेन प्रॉपर स्टॉक रोटेशन बेस्ड ऑन एक्सपायरी डेट्स। एक्सपायरी डेट्स के हिसाब से प्रॉपरली स्टॉक रोटेट होता रहे। फिर यहां से भी एडवांटेज बना दोगे आप, ठीक है, क्लियर, सिंपल था ये। एक्सप्लेन इन शॉर्ट वेरियस डिस्पोजल मेथड यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल वेस्ट। जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के क्या क्या तरीके, मतलब जो भी मेडिसिन बच गई है, एक्सपायर हो गई है, उसको कैसे करोगे। पहला क्या है, इनसेनरेशन, भस्म कर दोगे, जला दोगे, काफी हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा जाता है। इसमें क्या है, सॉरी, एक्सपायर्ड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग और कंटेमिनेटेड मटेरियल। एडवांटेज क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंस और वेस्ट वॉल्यूम बहुत कम रहता है, राख जो बचती है बहुत कम होती है। दूसरा है लैंडफिल, ठीक है, गड्ढा या एक चौरस बड़ा सा करते हैं, उसमें दफनाते जाते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है, नॉन हजार्डस फार्मास्यूटिकल, जो हजार्डस नहीं, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको हम ऐसे दफना देते हैं मिट्टी के अंदर। सॉलिड डोजेज फॉर्म आफ्टर इमोबिलाइजेशन, और जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है आफ्टर इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है हम बड़े बड़े कंटेनर में सीमेंट का घोल वोल डाल के उनको पैक कर देते हैं, जम जाता है, फिर उसको जमीन में डाल देते हैं, ठीक है। हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी हम यहाँ जमीन में डाल रहे हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर तक ना पहुंचे, उसे गंदा ना करें। इनकैप्सुलेशन वही आ गया कि हम जो वेस्ट होता है बड़े से कंटेनर में डाल करके उसके अंदर सीमेंट या प्लास्टिक फॉर्म भर देते हैं, तो जम जाती है, वो वहां से हिलेगा डुलेगा नहीं। इसमें जनरली एक्सपायर्ड टैबलेट और कंट्रोल्ड ड्रग्स जो हैं साइकोट्रोपिक वगैरह वो रहती हैं, ओके। इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि स्कैवेंजिंग और लीकेज होकर के दवा जमीन के अंदर ना चली जाए। इनर्टाइजेशन, वेस्ट फार्मास्यूटिकल्स आर मिक्स्ड विद सीमेंट, लाइम एंड वाटर टू फॉर्म ए स्टेबल मास बिफोर लैंडफिल डिस्पोजल। हम यहाँ पे उसको इनर्ट कर दे रहे हैं, चूरा वूरा बना देते हैं पूरा घोल वोल करके, और वो बेकार हो गया, बिल्कुल सीमेंट के साथ जम जाता है, ठीक है। देन सीवर डिस्पोजल, नाली में डाल देते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं, हम पहले उसको डाइल्यूट करते हैं लिक्विड को, ठीक है, फिर उसको डिस्पोज करते हैं सीवर सिस्टम में, और
ऐसे मेडिसिन को ही करते हैं जो कि नॉन हजार्डस होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा नाले नदी में जाने के बाद। रिटर्न टू मैन्युफैक्चर रिटर्न कर देते हैं अगर वहाँ पे फैसिलिटी होती है तो। केमिकल डिकम्पोजिशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, केमिकल्स आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज हजार्डस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे पास हमारी दवाइयाँ होती है उसको मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज करवाते हैं और क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करवा देते हैं। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं। ऑटोक्लेविंग में हम क्या करते हैं, जैसे कई बार जो ऑपरेशन वगैरह है, सर्जिकल ग्लव्स वगैरह होते हैं ना, जो सर्जरी वगैरह करते हैं, जैसे मान लो टीबी है, उसकी गांठ वांठ निकाली है तो टीबी के कीटाणु हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव कर देते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है वो तो इसमें खत्म हो जाता है, लेकिन क्या है, डज नॉट डिस्ट्रॉय केमिकल सब्सटेंस। जो केमिकल्स हैं वो खत्म नहीं होते, केवल जो माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म होते हैं। ओपन बर्निंग नॉट प्रिफर्ड, करते हैं लोग बट ये प्रिफर्ड नहीं है, नुकसानदायक ही होता है। क्लियर? काफी लेंथी हो रहा है, 10-15 मिनट और फटाफट खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है, चलिए कमेंट ऑन ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। ऑटोमेटेड, जो खुद से ही दवाइयाँ क्या होती है डिस्पेंस होती हैं, आजकल कंप्यूटराइज रोबोटिक सिस्टम आने लगे हैं। क्लास के अंदर मैंने बकायदा दिखाया था आप लोगों को। तो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, तो डिस्पेंसिंग सिस्टम आपको पता ही है क्या होता है। अब इसके आगे ऑटोमेटेड लग गया है तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, आप सीधा क्या करते हो, कंप्यूटर में डिस्क्रिप्शन डाला, रोबोटिक जाता है, दवाइयाँ निकालता है, सारी चीज़ें होता है। तो ऑटोमेटेड, यहाँ पर क्या है, कंट्रोल डिवाइस और रोबोटिक सिस्टम होते हैं जो स्टोर करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, मेडिकेशन को ट्रैक करते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। इसमें आप डेफिनेटली लिख देंगे। दीज सिस्टम्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल, रिटेल फार्मेसी जो बड़ी हैं, और लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज टू इंप्रूव मेडिकेशन सेफ्टी, एफिकेसी एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो लिख सकते हो, इसको मन से बना के लिख दोगे। फीचर्स क्या है, सिक्योर स्टोरेज, मेडिकेशन आर केप्ट इन लॉक्ड ड्रॉअर और कैसेट्स एक्सेसिबल ओनली बाय ऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, बायोमेट्रिक्स वगैरह या जो स्कैनर्स होते हैं उसकी हेल्प से ही है वो खुलते हैं, अदरवाइज नहीं खुलेंगे, बकेट के अंदर बंद रहते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई दवा निकाली है या डाली है, तुरंत अपडेट होती है, रियल टाइम ट्रैकिंग रहती है, बार कोड के द्वारा वेरिफिकेशन रहता है। इंटीग्रेशन विद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, और जो भी दवा निकाली गई है जिस पेशेंट के लिए था, तुरंत उसके जो हेल्थ रिकॉर्ड होता है उसमें अपडेट होती रहती है, और इंटीग्रेशन विद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड उसके अंदर वाला पॉइंट आ जाएगा। ऑटोमेटिकली अपडेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड एंड बिलिंग सिस्टम, हर पेशेंट के साथ ये लिंकअप रहता है। तो कुछ बताने लायक है नहीं खास। चलिए अब लिखना क्या है, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स होते हैं। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आते हैं किस टाइप से, तो इसको एक बार आप गूगल पे जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं या इमेज देख सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल है, पेक्सिस, ओमनीसेल। ठीक है, लोकेशन प्लेस्ड ऑन नर्सिंग यूनिट्स, जहाँ पेशेंट केयर होता है वहीं पे रहते हैं। कैसे काम करता है, नर्स लॉगिन या सिलेक्ट ए पेशेंट, नर्स लॉगिन करती है, पेशेंट को सिलेक्ट किया, मेडिकेशन को चूज करती है। द ड्रॉअर कंटेनिंग दैट ड्रग ओपन्स, जो जिस ड्रॉअर के अंदर वो दवा है वो खुलेगा तब, यानी कि एंट्री है, किसने एंट्री किया है तो वही ड्रॉअर खुलता है। इफ कंट्रोल सब्सटेंस इज नीडेड अ सेकंड विटनेस और ओवरराइड मे बी रिक्वायर्ड, अगर कंट्रोल सब्सटेंस है तो एक और विटनेस की जरूरत होती है, यानी कि एक और नर्स का लॉगिन चाहिए होता है। एडवांटेज क्या है, 24/7 इसका एक्सेस रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सेंट्रल फार्मेसी रोबोटिक सिस्टम, अब बात करते हैं सेंट्रल फार्मेसी, बड़ी सी होती है। यहाँ पर एग्जांपल है स्विस लॉग, बीडी रोवा या स्क्रिप्टो प्रो, ये जो इसके रोबोटिक सिस्टम है, इनको आप जब डालेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो बिल्कुल रोबोटिक सिस्टम आपको दिखाई देंगे। ये लोकेशन क्या है, ये मेन हॉस्पिटल और रिटेल फार्मेसी में रहता है। कैसे काम करता है, बल्क मेडिकेशंस आर स्टोर्ड इन हाई डेंसिटी रोबोटिक बिन्स, बड़े बड़े डब्बे होते हैं उसमें मेडिसिन हैं। व्हेन अ प्रेस्क्रिप्शन इज एंटर्ड, जैसे प्रेस्क्रिप्शन को हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, रोबोट पिक काउंट, रोबोट उसे उठाता है। अब ऑब्वियसली बात है कैसे उठाएगा, तरीके होते हैं उनके, स्ट्रिप्स या टैबलेट्स होते हैं उसको काउंट करता है, काउंट करेगा, लेबल करेगा, वाइल जो वाइल्स है उसको लेबल कर देगा या ब्लस्टर पैक से। सम सिस्टम पैक यूनिट डोज पाउचेस, कुछ सिस्टम है यूनिट डोज, एक यूनिट डोज की पैकिंग का भी सिस्टम होता है। दवाइयाँ आई, पूरा रैपर मशीन सिस्टम होता है पूरा, ठीक है ना, जैसे नहीं फैक्ट्री में पूरी पैकिंग चलती है। ईच पाउच लेबल्ड विद ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, बारकोड एंड एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, सब कुछ इसके ऊपर मेंशन रहता है। ठीक है, ये चीज आप चेक कीजिएगा, इनके वीडियो मैंने दिखाए थे जब लाइव क्लास ली थी, तो वहाँ पे इसकी वीडियो दिखाए थे, बड़ा अच्छा मजा आता है देखने में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा। एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड प्रोसेसिंग, नियर जीरो काउंटिंग एरर जीरो होता है।
फ्री फार्मासिस्ट फॉर क्लिनिकल टास्क, फार्मासिस्ट अपना फ्री है क्लिनिकल टास्क करने के लिए, उसको डिस्पेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटेड यूनिट डोज पैकेजिंग मशीन, कुछ पैकेजिंग मशीन्स भी होती हैं, ये एग्जांपल है कैसे काम करता है। रीपैकेजिंग बल्क ओरल सॉलिड्स इनटू सील्ड सिंगल डोज पाउचेस, वही है कि जो बल्क सॉलिड है, पाउडर है या जो भी है, उसमें से निकाल कर छोटे छोटे पैक बनाता है, तो पैकेजिंग वाला काम आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन ऑटोमेटेड आईवी कंपाउंडिंग, आईवी की कंपाउंडिंग भी रोबोट कर रहे हैं। रोबोटिकली प्रिपेयर स्टेराइल इंट्रावीनस एडमिक्सचर, ठीक है, यानी कि इंजेक्शन को भी यही लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन। ओके, तो एडवांटेज क्या आ जाएगा, ह्यूमन एरर नहीं होता है। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग रोबोट, यानी कि जो आउट पेशेंट रिटेल वाले होते हैं उनके लिए भी ये काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एट ए कम्युनिटी फार्मेसी या काउंटर टॉप रोबोट ऑटोमेटिकली काउंट पिल्स, काउंटर के ऊपर एक रोबोट छोटा सा रहता है, मशीन रहती है, उसमें टैबलेट डाल दे, खटर काउंट करता है, फिल कर देता है और सील कर देता है, ठीक है ना, और डिलीवर करता है फार्मासिस्ट को फाइनल चेक करने के लिए। एडवांटेज क्या है, इससे स्पीड हो जाती है। अब फार्मासिस्ट को एक एक टैबलेट या चीज़ नहीं करना, सीधा उठा के डाला उसने, उसके बाद मशीन ने काउंट किया, दे दिया। तो ये सब रोबोटिक हो गया आजकल, और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करने में दिक्कत आ सकती हैं। फिर कह रहा हूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम यहाँ पर आप 3 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट पक्का दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा उन बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि ये पॉइंट में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए, तो जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी उनको विजुअलाइजेशन काफ़ी बेटर है, तो जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं। आगे आते हैं। राइट अ नोट ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई कोमा में है या एक्सीडेंट हो गया, खा नहीं सकता है, तो आईवी के थ्रू कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल सब इंजेक्शन, मतलब जो आईवी पैकेट होता है उसके थ्रू बॉडी के अंदर डाला जाता है, वही होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर और कब कब दिया जाता है, आओ देखें। तो टीपीएन क्या है, सप्लाइंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट खून में डालेंगे आईवी के थ्रू, ठीक है। कब, जब पेशेंट खाने को नहीं खा सकता है ओरली, या उसके पेट में कुछ गड़बड़ है, खाना खा तो लेगा लेकिन पेट में जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, वाटर। कब कब दिया जाता है, माल न्यूट्रिशन, भयंकर शरीर में कमी हो जाए, ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो रखा हो, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो, सीवियर पैंक्रेटाइटिस हो, पैंक्रियास काम नहीं कर रही है, आईबीडी है, फिस्टुला है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॉमा या बर्न, कोई इंसान बुरी तरह जल जाता है तब भी खा नहीं सकता है, कैंसर पेशेंट होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं कई बार, ठीक है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग या डायरिया, लगातार किसी को वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है, या प्री मैच्योर और क्रिटिकली इल पेशेंट्स, ठीक है। तो ये इंडिकेशन हो गया। अब यहाँ पे फिर से ध्यान रखेंगे एक चीज, ये लेक्चर इसलिए भी लंबा है क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और ये मैं करता भी हूँ, बच्चों को फायदा होता है इससे। आप यहाँ पे 2-2, 3-3 दे के छोड़ सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है बातें? चलिए, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, गिव वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज होता है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मेडिसिनल प्रोडक्ट दैट कंटेन 1 और मोर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या रेडियो न्यूक्लाइड बोलते हैं, आप सीधा बोल सकते हो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हो, ठीक है। हम फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में डाल देते हैं। दे आर यूज्ड, इनका मुख्य रूप से काम क्या है, डायग्नोस करने के लिए, से इमेजिंग करनी है, या थेरेपी के लिए, कैंसर सेल वगैरह को डिस्ट्रॉय करना है। बाय एक्सप्लॉइटिंग द रेडियो एक्टिव डिके, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो डिके करता है, उससे रेडिएशंस निकलते हैं, उस रेडिएशन का हम लोग यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए या थेरेपी में, ठीक है। ये एग्जांपल है आयोडीन 131, टेक्नेटियम 99M, फ्लोरीन 18, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके डिस्पोजल के तरीके क्या है, देखो होता क्या है, जैसे मान लो किसी की बॉडी में डाला तो वो अब सब्सटेंस यूरिन से बाहर निकलेगा, ठीक है, या ये एक्सपायर हो गया पड़ा तो उसको कैसे डिस्पोज करना है। डिले एंड डिके मेथड, सबसे पहला मेथड है डिले और डिके। आराम समझना, रेडियो एक्टिव वेस्ट इज स्टोर्ड अंटिल, उसको हम तब तक स्टोर रखते हैं जब तक कि पूरा का पूरा वो डिके ना हो जाए, अंटिल रेडियो एक्टिविटी डिक्रीजेस टू अ सेफ लेवल। जो उसकी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी है वो सेफ लेवल तक नहीं पहुंच जाती है। आफ्टर डिके वेस्ट इज डिस्पोज्ड एज नॉर्मल वेस्ट, जब वो पूरा डिके हो गया है,
हमने डिले किया, पूरा डिके हो चुका है, फिर हम नॉर्मली से फेंक देते हैं, दिक्कत नहीं, उससे नुकसान नहीं होता है। ये इसका एग्जाम्पल है। डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन मेथड। लिक्विड रेडियोएक्टिव वेस्ट इज डाइल्यूटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिलीज इनटू सीवर सिस्टम अंडर कंट्रोल कंडीशन। जो लिक्विड होते हैं, वेस्ट कहाँ से आ गया, जैसे मान लो किसको दिया गया है, तो यूरिन से जब वो निकलता है तो उनके लिए खास टॉयलेट अलग से है, वो वहाँ डाइल्यूट किए जाते हैं और फिर उसको सीवर सिस्टम में बाहर निकाल दिया जाता है। डाइल्यूटेड यूरिन फ्रॉम पेशेंट ट्रीटेड विद रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या फिर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आयोडीन 131 वेस्ट। ठीक है, तो लिक्विड है तो इस तरीके से बाहर डिस्पोज करेंगे। कंसंट्रेशन एंड कंटेनमेंट मेथड। कंसंट्रेशन मतलब इकट्ठा कर लेंगे बहुत सारा। रेडियोएक्टिव वेस्ट इज कंसंट्रेटेड एंड सील्ड इन स्पेशल कंटेनर फॉर ए लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ये ऐसे वेस्ट होते हैं इनका जो डिके एक्टिविटी काफी लंबी होती है, तो हम इकट्ठा कर लिया सारे एक साथ और एक खास लीड चैम्बर होता है, उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं इसको। ठीक है, सील्ड रेडियोएक्टिव सोर्सेस या लॉन्ग हाफ लाइफ आइसोटोप्स, जिनकी हाफ लाइफ काफी लंबी होती है, उनको हम इस तरीके से लंबे समय के लिए रख देते हैं ताकि उसकी सारी एक्टिविटी खत्म हो जाए। अगर भस्म करने के लायक हो तो इंसिनरेट भी कर देते हैं। कंबस्टिबल रेडियोएक्टिव वेस्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय कंट्रोल्ड बर्निंग। अगर कंबस्टिबल है, जलाने लायक है, तो हम उसको ऐसे कर देते हैं। कैसे? कंटेमिनेटेड ग्लव्स, आपके ग्लव्स पे लग गया है, सिरिंजेस हैं, ड्रेसिंग्स हैं जिनपे रेडियोएक्टिविटी के सब्सटेंस लग चुके हैं, उसको हम लोग इंसिनरेट कर देते हैं। ठीक है। ब्यूरियल इन अप्रूव्ड साइट, दफना देते हैं जमीन में। रेडियोएक्टिव सॉलिड वेस्ट इज बरीड इन स्पेशली ऑथराइज्ड डिस्पोजल एरिया। जो ऑथराइज एरिया है वहां पर हम इसे डिस्पोज करते हैं, जैसे कि रेडियोएक्टिव ग्लासवेयर। कंटेमिनेटेड सॉलिड हॉस्पिटल वेस्ट, जो भी सॉलिड हॉस्पिटल वेस्ट है या ग्लासवेयर्स वगैरह हैं जिन पे लग गया है वो, उसे इस तरीके से हम दफना देते हैं। या रिटर्न टू मैन्युफैक्चर, कोई अनयूज्ड या एक्सपायर है तो उसको वापस हम मैन्युफैक्चर के पास भेज देते हैं। ठीक है। अब ये सिंपल है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। सारा का सारा डाटा जो पहले डॉक्टर्स पर्चे पे लिखते थे वो सारा सिस्टम पे लिखा जाता है पेशेंट का, वही है क्या? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। डिजिटल और कंप्यूटराइज वर्जन ऑफ पेशेंट्स मेडिकल एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री। पेशेंट की जो मेडिकल और ट्रीटमेंट हिस्ट्री है उसका डिजिटल और कंप्यूटराइज वर्जन है। ठीक है। अब बेनिफिट क्या है? इजी टू एक्सेस, खटाक से पेशेंट का नाम डाला, डेट डाला या डेट ऑफ बर्थ डाली, निकल आया। पेशेंट केयर करना आसान हो जाता है, सारी दवाइयाँ कभी भी देख सकते हैं हम लोग। रिड्यूस मेडिकेशन एरर, उसमें सिस्टम में होता है कि अगर मेडिकेशन का एरर होता है वो पॉपअप करता है, बता देता है। बेटर कम्युनिकेशन बेटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर कोई भी देख सकता है जो हॉस्पिटल में है, फार्मासिस्ट, डॉक्टर या कोई और, तुरंत ट्रांसफर होता है इधर से उधर। सेव टाइम एंड स्पेस, अब हमें रजिस्टर मोटे मोटे रखने की जरूरत नहीं है। इंप्रूव रिकॉर्ड एक्यूरेसी, रिकॉर्ड एक्यूरेट रहते हैं। ठीक है, कोई राइटिंग का वो नहीं रहता करके कि ओवरलैप हो गया, क्या हो गया। सपोर्ट्स क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्लिनिकल डिसीजन, कोई एलर्जी है या वो है तो सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं उसके अंदर। अब हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं उसमें, तो हमको क्लिनिकली कौन सी मेडिसिन चलानी है उसमें हेल्प मिलती है। इनहेंस पेशेंट सेफ्टी, ठीक है ना, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या ट्रीटमेंट एरर है तो शो कर देता है। ईजी रिट्रीवल ऑफ डाटा, हम डाटा को ईजिली रिट्रीव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इम्प्रूव बिलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, है ना, किसका बिल है तुरंत डाला, नाम डाला, निकल आता है, बिलिंग करना आसान हो जाता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। देन व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केयर, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स। फार्मास्यूटिकल केयर, फार्मासिस्ट के द्वारा जो पेशेंट की केयर की जाती है वो क्या है? फार्मास्यूटिकल केयर है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबल प्रोविजन ऑफ ड्रग थेरेपी बाय फार्मासिस्ट टू अचीव डेफिनेट आउटकम दैट इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट के द्वारा जो पेशेंट की केयर की जा रही है जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी लाइफ अच्छी हो रही है, जैसे कि क्यूरिंग डिजीज, ठीक करना, सिम्टम्स कम करना, डिजीज प्रोग्रेशन को कम करना या उसकी बीमारी को रोकना। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है इसमें? सबसे पहले पेशेंट को एसेस करेगा। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेडिकेशन हिस्ट्री है, उसकी एलर्जीज है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स है, वो सब कलेक्ट करेगा। आइडेंटिफिकेशन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई से एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ड्रग इंट्रैक्शन है, कोई गलत डोज है या नॉन कॉम्प्लायंस है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, तभी तो पेशेंट केयर हो पाएगी। डेवलपमेंट ऑफ केयर प्लान, अब वो केयर प्लान को तैयार करेगा कि भैया सबसे बेस्ट क्या है उसके लिए, उसके हिसाब से।
मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, अब वो मॉनिटर करेगा और फॉलोअप करेगा, उसकी थेरेपी को प्रॉपर चीज़ें ले रहा है, खा रहा है, हो रही है कि नहीं हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट को फिर काउंसिल करेगा, एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग मेडिसिन यूज, साइड इफेक्ट वगैरह जो भी है उसके रिगार्डिंग में उसको काउंसलिंग देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, उसके एलिमेंट्स में आ जाएंगी। नाउ व्हाट आर लासा ड्रग्स, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्टिंग लासा ड्रग्स। लासा ड्रग्स क्या होती हैं, लुक अलाइक और साउंड अलाइक, ऐसी दवाइयाँ जो दिखती एक जैसी हैं और साउंड एक जैसा होता है उनका, तो दिक्कत होती है। ठीक है, जो एक जैसी दिखती है, पैकेजिंग एक जैसी है, कलर एक जैसा है, लेबलिंग एक जैसी, या सुनने में एक समान है, इससे क्या है, एरर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे डोपामाइन, डोबिटामाइन, मैं कह रहा हूँ भाई डोपामाइन दे दो, डोबिटामाइन सुन लिया, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन एक जैसा है सुनने में। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई, मेडिकेशन एरर नहीं होगा, पेशेंट की सेफ्टी अच्छी होगी, अवेयरनेस अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर लिस्टिंग अलग से रहेगी तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी अवेयर रहेगा कि हाँ भाई ये लासा ड्रग्स हैं, और इनकी लेबलिंग के वो प्रॉपर क्या किया जाएगा, इंकरेज होता है कि भाई लासा ड्रग्स है, इनकी लेबलिंग सही से करो। प्रमोट सेफ प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस, लिस्टिंग अलग से हो रखी है, मतलब इनके ऊपर स्पेशली ध्यान देना है, इनका प्रिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से करना है, ध्यान रखना है। आप डोपामाइन लिख रहे हैं या डोबिटामाइन लिख रहे हैं, सॉरी। रिड्यूसेस हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट, अगर आपने एक डॉक्टर ने गलती करी है तो वो फिर हर जाना, मतलब जो दिक्कत होगी वो कॉस्टिंग किस पे आएगी, हॉस्पिटल पे तो आ जाएगी। सपोर्ट्स क्वालिटी एंड हेल्थ केयर सर्विस, जो आपकी हेल्थ केयर और क्वालिटी सर्विसेज हैं उनमें सपोर्ट करता है, आपकी जो सर्विसेज और बेटर होती हैं, यानी कि आपके हॉस्पिटल से कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब अच्छी बात है ये, ठीक है ना। ओके, नाउ वन मार्क्स क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए, नॉर्मल सी होता है। हॉस्पिटल बेड विद स्ट्रेंथ ऑफ 300, तो यहाँ पे कितने फार्मासिस्ट आ जाएंगे, 8 कर लो, 8 है और 10, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच्चे कुछ लोग 8 भी कंफ्यूज रहते हैं, 10 और 8 ओके है, मैक्सिमम 10 तक लाया था, 8 भी लिखोगे कुछ लोग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ कॉपीज परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर में 5 कॉपी होती है। हाई रिस्क ड्रग्स क्या होती हैं, जो नुकसान या इंजरी पहुंचा सकती हैं, ठीक है, अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल हो गई तो। विच मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर साइटोटॉक्सिक ड्रग डिस्पोजल, तो उसको मीडियम टेम्परेचर पर भस्म करना सही नहीं है, क्योंकि उससे जहरीली गैसेस कई बार निकलती हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट जो OPD वाले होते हैं, जाते हैं दवा लेके आ जाते हैं, उनको एम्बुलेटरी कहा जाता है, यानी कि आराम से चल फिर सकते हैं। डिफाइन बल्क कंपाउंडिंग, बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हम पहले से ही बड़ी क्वांटिटी में उनको प्रिपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है। व्हाट डज GRP स्टैंड फॉर, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, जहां पर हम लोग पेशेंट केयर करते हैं, पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी एंड प्रमोट हेल्थ। अब आपको पेशेंट केयर तो होती है हर जगह फार्मासिस्ट के द्वारा। क्लिनिकल फार्मेसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर, ठीक है। गिव इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये कुछ टर्मोलॉजीज हैं बेसिक वाले जो होते हैं, पल्विस को पाउडर कहते हैं और स्टिले को ईयर ड्रॉप कहा जाता है, ये याद कर लेंगे आप लोग। डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया डैश सोर्स, सोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है ना। तो ये टर्सरी है, प्राइमरी में रियल रिसर्च होती है, सेकेंडरी में रियल रिसर्च के कुछ समरीज होती हैं, और टर्सरी में बुक्स वगैरह होती हैं जिसमें बातें लिखी होती हैं जो कि पूरी रिसर्च वगैरह होती है। डैश आर द पेस्ट विच बेस ऑफ केओलिन, ठीक है, ये कोलिन पोल्टिस है। लोअर लेवल ऑफ सीरम TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम है, मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म है। स्पायरोमेट्री लंग्स से जुड़ा हुआ है तो लंग्स के लिए हो गया ये। एबनॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज, सॉरी नॉर्मल 70 से 110, ये ठीक है, 80 से आई थिंक 70 या 80 से कई बार 180 तक भी दिखाता है, इस टाइप से रहता है करके, तो एक स्टैंडर्ड है, थोड़ा थोड़ा कई बार वेरी करता है बुक का, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइलिरुबिन इंक्रीज, बाइलिरुबिन कब बढ़ जाता है, अगर जॉन्डिस, किसी प्रकार की जॉन्डिस होगी, बाइलिरुबिन आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग इज एट्रोपिन, ये हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था। डिफाइन एंटी नेटल केयर, मतलब जो डिलीवरी से पहले वुमेन्स की केयर होती है। केयर प्रोवाइड टू प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर डिलीवरी,
डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, ये साइंस एंड एक्टिविटीज है जिसमें कि हम डिटेक्ट करते हैं, एसेस करते हैं और समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। जो दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट है उसको डिटेक्ट करना, एसेस करना, समझना और रोकना भविष्य में ना हो, दैट इज द फार्माकोविजिलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस ऑफ मेडिसिन इज द फंक्शन ऑफ DIC, सबका ही है, ADR मॉनिटरिंग सेंटर, नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, सबके ही काम होते हैं। तो आंसर ऑल द अबव। ठीक है, तो करना क्या है, पढ़ो, रिवाइज करो फटाफट। देखो मैं जल्दी तुरंत ही, ये आप जब तक पढ़ के हटोगे तुरंत ही दूसरा और तीसरा लेक्चर भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ो, रिवाइज करो, एग्जाम चल रहे होंगे या कईयों के आने वाले होंगे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।